बच्चों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो सॉल्यूशन चैप्टर है क्लास 12th केमिस्ट्री का, उसके हम सीबीएसई के पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। और ये जो हमारा लेक्चर है वो सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट सेकंड रहने वाला है, क्योंकि हमने पार्ट 1 के अंदर हमारे एचबीएसई बोर्ड के 2020 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए थे। तो अगर आपने वो हमारा प्रीवियस लेक्चर का जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस थे उनका लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के सीबीएसई के पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस सॉल्यूशन यूनिट के ऊपर बेस्ड हैं जो। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है इसके अंदर वो है हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, सारे अभी पहले हम 1 नंबर के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो 2018 में रिपीट हुआ था। देखो क्या आया है कि वाहे एक्वेटिक स्पीसीज होती हैं जो पानी के अंदर रहती हैं, वो आर मोर कंफर्टेबल, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं इन कोल्ड वाटर यानी ठंडे पानी के अंदर देन इन वार्म वाटर। तो ऐसा क्यों है? ये क्यों कहता है कि जो एक्वेटिक स्पीसीज यानी जो पानी के अंदर रहने वाली स्पीसीज हैं वो ठंडे पानी में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं एज कम्पेयर टू गर्म पानी में? तो ऐसा क्यों होता है? देखो हमें पता है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होती है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस वो क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। यानी अगर मैं गर्म करूंगा पानी को तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जो हमारी एक्वेटिक स्पीसीज हैं वो भी क्या होती हैं, कौन सी गैस वो ग्रहण करती हैं? तो वो ऑक्सीजन गैस के थ्रू ही जिंदा रहती हैं। अगर उनको ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेंगी तो वो मर जाएंगी। तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने लग जाए यानी पानी अगर गर्म होने लग जाए तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम होने लग जाती है, और अगर ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी तो एक्वेटिक स्पीसीज कंफर्टेबल कहाँ रहेंगी? वो तो मर जाएंगी। तो इसीलिए वो कहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस, जो ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। हेंस एक्वेटिक स्पीसीज आर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, और यही कारण है कि वो कोल्ड वाटर के अंदर कंफर्टेबल होती हैं। तो यहाँ पे देखो ये दोबारा से लिख दिया है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि स्टेट द मेन एडवांटेजेस ऑफ मोलैलिटी। आपने मोलैलिटी के एडवांटेजेस बताने हैं ओवर द मोलैरिटी एज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। और जो मोलैरिटी के ऊपर आपने बताना है कि मोलैलिटी जो होता है वो क्यों ज़्यादा अफेक्टिव होता है। तो ये कहता है कि जो हमारा मोलैलिटी होता है ना उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं m के द्वारा, और मोलैलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये इसका फार्मूला होता है मोलैलिटी का। और देखो मैंने N2 यानी किसी के पैरों के नीचे अगर हम 2 लगाते हैं तो हम वहाँ पे सॉल्यूट की बातें करते हैं, तो यहाँ से आप समझ जाना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। और जो हम मोलैरिटी देखते हैं, मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है, और इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो ये मोलैलिटी है ना, मोलैलिटी की जो यूनिट है, देखो यहाँ पे क्या है, किलोग्राम आ रहा है, और किलोग्राम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं होता। यानी जो मास होता है ना, मास टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, लेकिन जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम जो कि मोलैरिटी के अंदर आ रहा है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो हम उन्हीं चीज़ों को बढ़िया मानते हैं जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती हैं। तो यही रीज़न है कि मोलैलिटी जो होता है वो ज़्यादा बढ़िया मानी जाती है एज कम्पेयर टू मोलैरिटी। तो इसका आंसर क्या लिखना है आपने? आप लिखेंगे कि मोलैलिटी, जो मोलैलिटी होती है, जो स्मॉल m होता है, डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। वो टेम्परेचर के साथ साथ कोई चेंज ही नहीं दिखाता है, लेकिन जो मोलैरिटी होती है वो घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है विद राइज इन टेम्परेचर। क्योंकि देखो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एक बार यहाँ पे देखना, यहाँ पे अच्छे से दिखेगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाने लग जाएंगे तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और अगर वॉल्यूम बढ़ने लग जाएगा, देखो अगर ये वॉल्यूम यहाँ पे जो ये है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि मोलैरिटी का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो मोलैरिटी कम हो जाएगी। तो यही रीज़न वो कहता है कि मोलैरिटी के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, लेकिन जो मोलैरिटी होती है वो घट जाती है जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों के फॉर्मूले लिख रखे हैं। तो यही रीज़न है कि मोलैरिटी बढ़िया टर्म मानी जाती है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपन्स, क्या होगा, वहन, जब एसीटोन को ऐड किया जाएगा प्योर इथेनॉल के अंदर। देखो होगा क्या, मान लेते हैं मेरे पास में एक बीकर है, एक बीकर के अंदर है एसीटोन, और दूसरे बीकर के अंदर वो कह रहा है कि दूसरा जो बीकर है हमारा उसके अंदर है इथेनॉल। तो कहता है कि अगर मैं इन दोनों को डिसॉल्व कर दूं, यानी एसीटोन
प्लस में इथेनॉल, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या होगा? अब देखो सिंपल सी बात है कि जब हम सॉल्यूशन क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो या तो वेपर प्रेशर बढ़ता है या वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो होगा क्या यहाँ पे देखो क्या कहते हैं कि वहन एसीटोन, जब एसीटोन को ऐड किया गया इथेनॉल के अंदर, देखो एसीटोन और इथेनॉल को जब मिक्स किया गया, सम ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन इथेनॉल मॉलिक्यूल्स ब्रेक्स डाउन, कि जो इथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच में, देखो इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH, ये फार्मूला होता है। तो इथेनॉल और इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो ये कहता है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है, रिजल्टिंग इन, जिसके कारण इंक्रीज हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। यानी जब हम देखो इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास में जो सॉल्यूशन बढ़ेगा, सॉल्यूशन बना है तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मोल फ्रैक्शन का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सॉल्वेंट इसमें हमने मिक्स किए हैं वो दोनों के दोनों बढ़ जाएंगे। और अगर सॉल्वेंट बढ़ गए तो प्रेशर क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर हम उसको गर्म करेंगे, जितना अमाउंट उसके अंदर प्रेजेंट यानी बढ़ता जाएगा, उतना ही वेपर प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे ही हम इसको गर्म करने लग जाएंगे तो इनके कंपैरिजन में जितना इनका वेपर प्रेशर था, उनके कंपैरिजन में इसका जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि मोल्स भी तो बढ़ रहे हैं ना। देखो दोनों को हमने मिक्स किया तो मोल फ्रैक्शन बढ़ गया, तो बढ़ गया तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा जब हम उसको गर्म करेंगे तो यही बात वो कहता है कि जब एसीटोन को इथेनॉल के अंदर ऐड किया जाता है तो कुछ एक हाइड्रोजन बॉन्ड जो इथेनॉल के थे वो टूट जाते हैं। तो कोई इथेनॉल के जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो टूट गए, रिजल्टिंग इन, जिसके कारण क्या हुआ, वेपर प्रेशर इनका बढ़ गया। तो कैसे बढ़ा, क्योंकि वो बॉन्ड टूट के क्या हो गई, एसीटोन और इथेनॉल आपस में मिक्स होने लगे तो मोल फ्रैक्शन बढ़ गया, यानी उसकी अमाउंट बढ़ गई तो वेपर प्रेशर बढ़ गया। तो इसीलिए ये कहता है कि द मिक्सचर शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो इसका जो प्रेशर आता है ना, इसका प्रेशर आता है, इनके कंपैरिजन में इसका प्रेशर ज़्यादा आता है, ठीक है। और उसी को बोला जाता है पॉजिटिव डेविएशन, यानी जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आया है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू P ऑफ A प्लस में P ऑफ B के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। तो इसी को बोला जाता है पॉजिटिव डेविएशन, ये हमें रॉल्स लॉ बताता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। आपने कुछ एक फॉलोइंग टर्म डिफाइन करनी है, जैसे यहाँ पे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दिया गया है Kb, इसको आपने डिफाइन करना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखो हमने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमने फार्मूला पढ़ा था डेल TB इज इक्वल टू KB मल्टीप्लाई में M, ये फार्मूला हमने पढ़ा था। जहाँ पे डेल TB क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, KB था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट था, और M था मोलेलिटी। तो यहाँ पे KB को डिफाइन करने के लिए पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे अगर मैं KB की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, देखो डेल TB और डिवाइड में मोलेलिटी, यही हो जाएगा। अब मैं मान के चलता हूँ कि जो मोलेलिटी की वैल्यू है वो कितनी मान लूँ मैं, 1 मान लूँ, यानी यूनिटी मान लूँ। तो जो KB है, KB हमारा किसके बराबर होगा, डेल TB के बराबर होगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट किसके बराबर होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होगा। कब होगा, जब मोलेलिटी हम कितनी लेंगे, यूनिटी मान के चलेंगे। तो यही बात वो यहाँ पे कहता है। देखो यहाँ पे उसने यहाँ पे यह फार्मूला लिख दिया, यहाँ पे इसने बता दिया कि ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये मोलेलिटी होता है। तो कहता है इट इज़ डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि ये क्या होता है, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर ही होता है। कब, व्हेन द मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी, जब हम मोलेलिटी की वैल्यू क्या मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं, और यूनिट आ जाएगी इसकी केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो ये यूनिट आपने याद रखनी है, एक एक नंबर में कई बार पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा कि गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, आपने रीजन बताना है। रीजन क्या है कि द मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, कि जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर की मेजरमेंट करते हैं तो जो मेथड है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज प्रेफर्ड, वो प्रेफर किया जाता है फॉर डिटर्मिनेशन द मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन एंड पॉलीमर्स। देखो क्या कहता है यहाँ पे, कहता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी 4 टाइप की थी, उनमें से ऑस्मोटिक प्रेशर वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ज़्यादा महत्व यानी ज़्यादा प्रेफर क्यों किया जाता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स का मोलर मास निकालने के लिए। मैक्रोमोलिक्यूल्स का मोलर मास निकालने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ज़्यादा प्रेफर क्यों किया जाता है और बाकी की 3 प्रॉपर्टी को प्रेफर क्यों नहीं किया जाता है। तो इसका मेन रीज़न यही है कि जब हम मोलर मास निकालते हैं ना ऑस्मोटिक प्रेशर का इस्तेमाल करके, तो जो हमारी वैल्यूज़ आती हैं उनमें फ्लक्चुएट नहीं होता है, वो लगभग करेक्टनेस की तरफ चलती हैं।
यानी हमें जो वैल्यूज मिलती है ना मोलर मास की, वो हमें करेक्ट वैल्यूज मिलती हैं, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है, ना ही ज़्यादा डिफरेंसेस होता है। लेकिन बाकी की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम मोलर मास निकालते हैं उनमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलती हैं हमें, यानी अलग अलग वैल्यूज हमें देखने को मिलती हैं। तो यही रीज़न है कि ऑस्मोटिक प्रेशर हमें करेक्ट वैल्यू देता है मैक्रोमोलिक्यूल के मोलर मास की, और इसीलिए इसको प्रेफर किया जाता है। तो आप लिखेंगे क्या, देखो आप लिखेंगे एज कंपेयर टू अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के कंपैरिजन में इट्स मैग्नीट्यूड इज लार्ज इवन, यानी इसकी जो दी गई वैल्यूज हैं वो ज़्यादा मतलब एक्यूरेटली होती हैं, लार्ज इवन होती हैं। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर, किसके लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए रूम टेम्परेचर के ऊपर। इसीलिए कहता है कि मैक्रोमोलिक्यूल सच एज प्रोटीन हो गया आर नॉट जनरली स्टेबल एट हायर टेम्परेचर, और जो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल भी नहीं होते हैं हायर टेम्परेचर पे। एंड पॉलीमर्स हैव पुअर सॉल्युबिलिटी, और इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो भी कम होती है हाई टेम्परेचर, मतलब जो रूम टेम्परेचर है उसके ऊपर। तो हमें जो वैल्यूज़ मिलती हैं वो करेक्ट वैल्यू मिलती हैं, इसीलिए इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखो आइसो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आइसो का मतलब होता है सेम, और टॉनिक का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन से होंगे हमारे, ऐसे सॉल्यूशन जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो क्या कहेंगे आप कि टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर, कि गिवन टेम्परेचर के ऊपर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। नो ऑस्मोसिस बिटवीन दीज टू सॉल्यूशन, और इन सॉल्यूशन के बीच में कोई भी ऑस्मोसिस नहीं होगी। ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल किसकी तरफ मूवमेंट करने लग जाते हैं, सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट करने लग जाते हैं, उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। आपने रीजंस बताने हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है 1 मोलर KCl सॉल्यूशन का इज नियरली डबल देन 1 मोलर शुगर सॉल्यूशन। तो इसका रीजन बताओ। कहता है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अब देखो एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ जाना, किसका बढ़ जाना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। ये कब बढ़ेगा, जैसे मान के चल रहे हैं कि हमारे पास में प्योर वाटर है हमारे पास में क्या है, प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर मेनली जो बॉईल करता है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉईल करता है, और अगर मैं केल्विन में देखूं तो 273 केल्विन के ऊपर ये क्या करता है, बॉईल करता है। तो वो कह रहा है कि जब मैंने पानी के अंदर क्या डाला, 1 मोलर KCl डाला 1 मोलर KCl डाला, और दूसरी तरफ वो कहता है कि मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, 1 मोलर ग्लूकोज डाल दिया, या फिर शुगर सॉल्यूशन उसने डाल दिया है, शुगर सॉल्यूशन। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे जो 1 मोलर KCl के लिए जो एलिवेशन यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, जब मैं इसके अंदर ये डाल रहा हूँ तो ज़्यादा बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू 1 मोलर शुगर सॉल्यूशन। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में एक फॉर्मूला पढ़ा था एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन के दौरान, कि यहाँ पे हम I लगा देते थे, I के B इंटू में M। तो ये I क्या था, I था वेंट ऑफ फैक्टर, और ये बताता है कि अगर इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो I की वैल्यू पता कैसे करते थे हम देखते थे कि इसके अंदर डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन हो रहा है। तो जब मैंने KCl को पानी के अंदर डाला ना, तो यहाँ से मुझे एक तो K पॉजिटिव आयन मिला, दूसरा Cl नेगेटिव आयन मिला। इसका मतलब यहाँ पे मुझे कितने आयन मिले, 2 आयन मिले, और ये किसकी वैल्यू है, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू है। लेकिन जैसे ही मैंने शुगर को पानी के अंदर डाला तो मुझे कोई आयन नहीं मिला, जैसा मैंने शुगर डाला था वैसा ही मुझे शुगर मिला, यानी मुझे 1 आयन मिला। तो यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। तो यहाँ पे तो आ रही है डबल वैल्यू और यहाँ पे आ रही है कम। तो यही रीजन है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट KCl के लिए क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया, शुगर सॉल्यूशन के लिए वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 आ गई, और KCl के लिए वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 2 आ गई, क्योंकि 2 आयन है। तो यहाँ पे डेल TB ऑफ 1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज डबल देन 1 मोलर शुगर सॉल्यूशन। तो यही रीजन है कि KCl की क्या होती है, डबल होती है एज कम्पेयर टू शुगर सॉल्यूशन। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम लिक्विड्स, कि कुछ एक लिक्विड हैं ऑन मिक्सिंग फॉर्म एजियोट्रॉप। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास में लिक्विड A है और दूसरा लिक्विड है B। जैसे ही मैं इन दोनों को मिक्स करता हूं तो क्या बन जाता है, AB बन जाता है, और ये हमें क्या मिल जाता है, ये बन जाता है हमारा एजियोट्रॉप। और एजियोट्रॉप कौन से होते हैं, ऐसे एजियोट्रॉप होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है, लेकिन इनकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। कंपोजिशन का मतलब मात्रा, इनकी जो कंपोजिशन यानी मात्रा होती है वो एक तो लिक्विड फेज के अंदर और दूसरा वेपर फेज के अंदर, दोनों के अंदर क्या होती है, बराबर होती है। उसी को हम कहते हैं एजियोट्रॉप।
तो आप क्या लिखेंगे, देखो आप लिखेंगे कि दे आर द बाइनरी मिक्सचर। ये क्या होते हैं, बाइनरी। बाइनरी का मतलब है कि एक मिक्स किया गया है, दो लिक्विड मिक्स किए गए हैं, ठीक है। दैट हैव द सेम कंपोजिशन, जिनकी मात्राएं सेम होती हैं लिक्विड एंड वेपर फेज दोनों के अंदर, और बॉइल्स करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। यानी ऐसा नहीं है कि एक अलग टेम्परेचर पे बॉईल करेगा दूसरा अलग करेगा, ये दोनों क्या करते हैं, सेम टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं। तो ऐसे ही मिक्सचर को कहा जाता है एजियोट्रॉप्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा कि आइडेंटिफाई करो विच लिक्विड, कि कौन सा लिक्विड विल हैव हाइयर वेपर प्रेशर। कि आइडेंटिफाई करना है आपने कि कौन सा लिक्विड ज़्यादा वेपर प्रेशर शो करेगा 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। इफ़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड, अगर आपको दो लिक्विड दिए गए हैं, एक तो लिक्विड ए दे दिया है, दूसरा लिक्विड बी दे दिया है। ये ए का टेम्परेचर उसने दे दिया यानी बॉइलिंग पॉइंट दे दिया, ये बी का उसने दे दिया है। तो आप इसमें ये बताओ कि इन दोनों में से किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। देखो दो लिक्विड दिए हैं हमें, एक ए दे दिया एक बी दे दिया, और दोनों का हमें बॉइलिंग पॉइंट बताया गया है। और बॉइलिंग पॉइंट ए का उसने दिया है 140 डिग्री सेल्सियस और बी का उसने दिया है 180 डिग्री सेल्सियस। तो पूछ रहा है कि वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा। देखो सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे अगर ये कम टेम्परेचर पे बॉईल कर रहा है तो ये तो ज़्यादा वेपर प्रेशर शो करेगा, सीधी सी बात है। और ये ज़्यादा टेम्परेचर पे कर रहा है तो मुझे और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। यानी इसके टेम्परेचर तक जब तक मैं पहुँचूंगा ना, तब तक तो इसका वेपर प्रेशर बनना शुरू हो चुका होगा, क्योंकि ये कम है और ये ज़्यादा है। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, ए लिक्विड का ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप एक रिलेशन भी बताते हैं कि जो वेपर प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। यानी बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर उतना कम, और बॉइलिंग पॉइंट जितना कम वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा। तो आप क्या लिखेंगे कि द लिक्विड विद ए लोअर बॉइलिंग पॉइंट, कि ऐसा लिक्विड जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा हैज़ ए हाई वेपर प्रेशर, वो हमें ज़्यादा वेपर प्रेशर शो करेगा। हैंस इसीलिए लिक्विड ए हैज़ हायर वेपर प्रेशर। तो इस तरीके से आपने लिखना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट अफेक्टेड। कहता है कि जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का वो किस तरीके से अफेक्ट करेगा व्हेन ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन इट। तो देखो होता क्या है, मेनली मान के चल रहे हैं मेरे पास में क्या है, लिक्विड है, ठीक है। ये है मेरे पास में लिक्विड, और इसके अंदर मैं क्या कर दूं, इसके अंदर मैं कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दूं। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कौन से होते हैं, जिनके वेपर्स नहीं बनते हैं, यानी जिनकी भाप नहीं बनती है। तो जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा ना, तो ये क्या करता है, इसकी सतह पर आ जाता है इस तरीके से। और जब ये इसकी सतह पर आ जाता है तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हम इसको टेम्परेचर दे रहे थे तो अब इसने सतह घेर ली, यानी जितना वेपर प्रेशर बनना था अब उतना नहीं बनेगा, यानी कम अमाउंट में बनेगा। तो जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इसके अंदर ऐड किया जाता है तो वेपर प्रेशर हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी डिक्रीज हो जाता है। तो ये आप बताएंगे। तो आपने लिखना है कि वह नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडिड टू द सॉल्वेंट, कि जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया गया सॉल्वेंट के अंदर, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, जो वेपर प्रेशर था सॉल्यूशन का, बिकम्स लोअर, वो कम हो गया, देन वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। यानी पहले जितना वेपर प्रेशर था उसके कंपैरिजन में अब कम हो चुका है, क्योंकि हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, उसने जगह घेर ली, सतह पर जगह घेर ली। तो जितना वेपर प्रेशर बनना था उतना नहीं बन सका, इसीलिए वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है एट सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। आपने डिफाइन करना है कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। अब देखो नाम से ही जैसे हमें पता चल रहा है, देखो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, दूसरा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, यानी ऐसा मॉलिक्यूलर मास जो कि नॉर्मल नहीं है। यानी नॉर्मल, जैसे मैं मान के चलता हूं, मैंने मान लिया कि मेरे पास में एसिटिक एसिड है, CH3COOH है। तो अगर मैं इसका मोलर मास निकाल लूंगा तो कितना होगा, देखो इसका जैसे कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 का 1, 3 का 3 हो जाएगा, और कार्बन का फिर से 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन 1 का 16 होता है, 2 का हो जाता है 32, और प्लस में H का हो जाएगा 1। तो जब हम इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखना 12 3 15, और 15 और 10 25, 25 और 3 28, 28 2 30, 30 30 60। यानी जब हमने इसको जोड़ा तो मोलर मास कितना आया, 60 आया। लेकिन अब मैं क्या करूं, अगर मैं इसको किसके अंदर डिसॉल्व कर दूं, इसको मैं डिसॉल्व कर देता हूं बेंजीन के अंदर, यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के अंदर, बेंजीन के अंदर। तो आप देखेंगे कि इसका डाइमर बन चुका होगा एसिटिक एसिड का। बेंजीन के अंदर क्या बन जाएगा, इसका डाइमर। तो अब इसका मोलर मास देखने को मिलेगा हमें 120। तो पहले था इतना, बाद में इतना हो गया है। तो हुआ क्या, ये दोनों क्या हो गए, कंबाइन हो गए, एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल।
तो पहले हमारा मोलर मास नॉर्मल था 60, लेकिन मुझे अब देखने को कितना मिल रहा है, एबनॉर्मल। तो उसी को बोला जाता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। या तो वो कम वैल्यू दिखाई देगी या ज़्यादा दिखाई देगी। तो कहता है ये कि द मोलर मास, ये वो मोलर मास होता है विच इज़ आइदर लोअर और हायर। या तो वो कम दिखाई देगा आपको या ज़्यादा दिखाई देगा, जैसे इस केस में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। देन एक्सपेक्टेड और नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा या कम दिखाई देता है, उसी को हम बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। और ये हमें कब दिखाई देगा, जब एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन होगा। एसोसिएशन का मतलब जुड़ना और डिसोसिएशन का मतलब टूटना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एसोसिएशन यानी जुड़ रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट हैपन, कि क्या होगा व्हेन वी प्लेस, जब हम प्लेस करेंगे ब्लड सेल्स को वाटर के अंदर, और वो वाटर का जो ऑस्मोटिक प्रेस मतलब सॉल्यूशन है वो कैसा है, हाइपोटोनिक। तो देखो इसमें आप क्या बताएंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास में क्या है, वाटर का सॉल्यूशन है हमारे पास में, और ये सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक। और हाइपोटोनिक हम किसे कहते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन के कहते हैं जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है दूसरे के कंपैरिजन में। तो ये क्या हो गया, हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। अब हमने इसके अंदर क्या ऐड कर दी, रेड ब्लड सेल्स हमने इसके अंदर डाल दी। अब रेड ब्लड सेल्स की जो ये बाहरी सेल होती है, ये काम करती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या काम करती है, ये केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को अपने अंदर से मूवमेंट करने देती है। तो होगा क्या, ये जैसे ही हमने इसके अंदर पुट किया तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसके अंदर फ्लो करना शुरू कर देंगे। अब जैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर फ्लो करना शुरू करेंगे तो रेड ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगी, स्वेल हो जाएंगी, यानी फूलना शुरू कर देंगी। और कभी कभी क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स बर्स्ट हो जाती है, यानी फूट जाती हैं। तो देखो आप क्या लिखेंगे इसके अंदर, और ये क्वेश्चन हमारा आया था 2015 के अंदर। तो आप लिखेंगे ड्यू टू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के कारण। ऑस्मोसिस क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से किस में मूवमेंट करना, सॉल्वेंट पार्टिकल का लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट करना, उसी को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसके अंदर मूव करना शुरू कर देंगे ब्लड सेल्स के अंदर, एज ए रिजल्ट जिसके कारण जो रेड ब्लड सेल्स है वो फूल जाएंगी एंड मे इवन बर्स्ट, और कभी कभी वो फूट भी सकती है, बर्स्ट यानी फूल जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। अब देखो इसमें क्या है, कहता है कि स्टेट हेनरी लॉ। सबसे पहले आप हेनरी लॉ बताएंगे। तो हेनरी लॉ हमारा क्या था, आपने पढ़ रखा है कि हेनरी लॉ ने बताया था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के बारे में। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के बारे में इसने बताया था। इसने बताया था कि कोई भी गैस उतने ही ज़्यादा सॉल्युबल होगी जितना ज़्यादा हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। या फिर गैस खुद ब खुद लिक्विड के ऊपर क्या लगाएगी, जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएगी उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वो कहता है कि वाहे एयर इज डाइल्यूटेड। तो फिर एयर को डाइल्यूट क्यों किया जाता है हीलियम के साथ में, जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो टैंक में इस्तेमाल करते हैं, जो स्कूबा डाइवर्स लेके जाते हैं। स्कूबा डाइवर्स होते हैं जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र के अंदर देखो अपने पीठ पीछे क्या लेके जाते हैं, एक बैग लेके जाते हैं। तो देखो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, आप बताएंगे कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, जो पार्शियल प्रेशर है गैस का इन वेपर फेज, जो वेपर फेज के अंदर, इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द applied pressure on surface of liquid, surface of liquid। आप इस तरीके से भी बता सकते हैं कि कोई भी गैस वो उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबल होगी, यानी द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबल होगी, कितनी ज़्यादा, जितना उसके ऊपर प्रेशर लगाया जाएगा, यानी अप्लाइड प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। जितना ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर लगाया जाएगा उतनी ही ज़्यादा गैस क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो यही बात कहता है, यानी कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, की जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। यानी ये प्रेशर हो गया और एक्स क्या होती है, हमारी सॉल्युबिलिटी होती है। इसको हम सॉल्युबिलिटी भी कहते हैं और मोल फ्रैक्शन भी कह देते हैं गैस का। तो ये हमने लिख दिया। जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो यहाँ पे लग जाता है KH, और KH होता है हमारा हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो ये तो हो गया हेनरी लॉ। अब इसने बात पूछी थी कि हम उनके अंदर, एयर के अंदर हीलियम क्यों डाइल्यूट करते हैं, जो कि टैंक इस्तेमाल किया जाता है स्कूबा डाइवर्स के द्वारा। तो देखो क्या होता है, जब स्कूबा डाइवर्स का जो टैंक होता है उसके अंदर 3 टाइप की गैसेज मिक्स होती हैं। एक तो नाइट्रोजन होती है, दूसरी हीलियम होती है और तीसरी ऑक्सीजन होती है। अब ऑक्सीजन तो वो इनहेल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं,
नाइट्रोजन इनको मिक्स किया जाता है। अब नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, गैस में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हीलियम, यानी जो हवा है उसके अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा डिजोल्व हो जाती है। तो जब हम सांस लेते हैं ना तो नाइट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में चली जाती है हमारे शरीर के अंदर, स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं। और अब जो क्या लग रहा है, समुद्र का उसके शरीर के ऊपर प्रेशर लगता है, तो जब समुद्र का उसके ऊपर प्रेशर लगता है तो नाइट्रोजन गैस क्या होती है, हमारे ब्लड के अंदर डिजोल्व होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी। तो नाइट्रोजन हमारे ब्लड के अंदर डिजोल्व हो चुकी है। अब जैसे ही वो जब समुद्र से बाहर की तरफ आते हैं ना, तो नाइट्रोजन क्या होता है, शरीर के ऊपर से प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है पानी का, तो नाइट्रोजन क्या होती है, जो ब्लड के अंदर डिजोल्व हुई थी वो बाहर निकलना शुरू करती है एज ए बबल्स की फॉर्म में, जिसके कारण पूरे शरीर में क्या होता है, पेन फील होने लग जाता है। तो इसी बीमारी से बचाव करने के लिए, यानी इस बीमारी को वैसे बैंड बोला जाता है, जो शरीर में दर्द होता है, तो बैंड से बचने के लिए क्या मिक्स की जाती है, उसके अंदर हीलियम मिक्स करी जाती है। तो आप लिखेंगे कि टू अवॉइड बैंड, कि बैंड से छुटकारा पाने के लिए, एज वेल एज द टॉक्सिक अफेक्ट ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, और जो नाइट्रोजन जो हमारे ब्लड के अंदर डिजोल्व होती है उसका टॉक्सिक अफेक्ट भी हो जाता है, यानी जहरीला अफेक्ट भी हो जाता है कभी कभी, तो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड, तो इन्हीं सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम वहाँ पे हीलियम को डिजोल्व करते हैं। और सेकंड पॉइंट में आप बताएंगे कि एयर इज डाइल्यूटेड, और हवा को डाइल्यूट क्यों किया जाता है हीलियम के साथ में, तो ये कहता है बिकॉज ऑफ लोअर सॉल्युबिलिटी इन ब्लड देन नाइट्रोजन, क्योंकि हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, इसीलिए उसको डाइल्यूट किया जाता है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द मोलैरिटी। आपने मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है जिसकी आपको परसेंटेज दी गई है 9.8% WW सॉल्यूशन की, और किसकी दी गई है, तो यहाँ पे H2SO4 सॉल्यूशन की दी गई है, और इसकी यहाँ पे हमें डेंसिटी भी बताई गई है, यानी D की वैल्यू। आपने मोलर मास भी बता दिया है उसने कि इसका 98 होता है। आपने निकालनी है मोलैरिटी। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले मैं आसान तरीका बताता हूँ आपको। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर एक तो आपको डेंसिटी दिखाई दे जाए, दूसरी आपको परसेंटेज दिखाई दे जाए, और आपसे पूछ रखा हो उसने मोलैरिटी, तो आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है डायरेक्ट, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10xt डिवाइड में मोलर मास, और 10 हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई में x का मतलब होता है परसेंटेज। परसेंटेज कितनी दे दी उसने, 9.8, तो यहाँ पे 9.8 लिखा, मल्टीप्लाई में d डेंसिटी, डेंसिटी कितनी दे दी 1.02, और डिवाइड में मोलर मास कितना दे दिया उसने, तो मोलर मास हमें दिया है 98। ये हमें वैल्यूज दे रखी हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 10 की और 9.8 की, तो ये 98 ही बनना है, मल्टीप्लाई में 1.02 और डिवाइड में 98। अब हम 98 से 98 काट देंगे, बचेगा क्या, तो देखो ये बच जाएगा 1.02, यानी ये हमारा आंसर आ गया मोलैरिटी। देखो लास्ट में आंसर यही है। एक तो तरीका है आपके पास में ये। दूसरा तरीका आप क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले देखो उसने मास हमें दे दिया है 9.8 ग्राम, क्योंकि 9.8% का मतलब है कि सॉल्यूट है 9.8 ग्राम, और जो सॉल्यूशन का मास है वो 100 ग्राम है, ठीक है। और सॉल्वेंट का अगर कोई आपसे मास पूछे तो 100 में से इसको घटा देना, किसका आ जाएगा, सॉल्वेंट का आ जाएगा। दोनों की वैल्यू हमने लिख ली। सबसे पहले उसने निकाले मोल्स ऑफ H2SO4। मोल्स कैसे निकलेंगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास उसने हमें दे दिया 9.1 ग्राम, और मोलर मास उसने हमें बता दिया 98 ग्राम। देखो यहाँ पे इसको डिवाइड किया, आंसर आ गया। तो ये तो आ गए इसके मोल्स। अब आपने क्या निकालना है, इसकी डेंसिटी से आप क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास में मोलैरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपने वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम इसने निकाला, देखो वॉल्यूम यहाँ पे गया, डेंसिटी डिवाइड में आ गया। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था, देखो 100 ग्राम वो कह रहा था, 100 डिवाइड में ये कर दिया उसने, ये आ गया डेंसिटी, यानी सॉरी वॉल्यूम आ गया है ये, और ये आया है ml के अंदर। तो अगर ml के अंदर आया है तो मल्टीप्लाई में हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मूले के अंदर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले थे, 0.1, देखो ये निकाले हैं डिवाइड में, और ये क्या आ गया, ये वॉल्यूम आ गया 98, और डिवाइड में क्यों कर रखा है, सॉरी ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ पे जाके, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1000। तो जैसे ही आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, सेम टू सेम वही आंसर रहने वाला है। इसको मैं शॉर्ट में अगर यहाँ पे लिखूँ तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, देखो कि 0.1 आ गया नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइड में वॉल्यूम कितना था 98, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1000। इस तरीके से आपने लिखना है। देखो इन वाली टर्म्स को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सेम ही आंसर रहने वाला है, यही आंसर आएगा। तो ये आपका लंबा तरीका है, आप सॉल्ट वाला कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राइट टू डिफरेंसेस, आपने दो डिफरेंसेस बताने हैं आइडियल सॉल्यूशन के और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। तो आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होता है हमारा, आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। तो आप बताएंगे कि ओबे रॉल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। और रॉल्स लॉ हमारा क्या होता था, तो अगर आपको पता है तो रॉल्स लॉ ने क्या बताया था कि जितने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे उतना ही ज़्यादा क्या बनेगा, उसका प्रेशर बनेगा, यानी
इस तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसने बताया था प्रेशर। तो जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन हम सॉल्यूट के लेके चलेंगे, सॉल्वेंट है सॉल्यूट है, जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। और जब हम इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाते हैं तो ये इस तरीके से खुलता है, P इज इक्वल टू पी नॉट जाई। पी नॉट होता है प्योर वेपर प्रेशर, ये होता है पार्शियल वेपर प्रेशर, और जाई होता है हमारा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये इसने यहाँ पे देखो फार्मूला भी बता दिया, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट और जाई 1, ये इसका फार्मूला हो गया। तो ये रॉल्स लॉ है, इसको ये फॉलो करता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन डू नॉट ऑबे रॉल्स लॉ, ये फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे देखो कट का निशान है कि ये फॉलो नहीं करेगा। अच्छा, जब हम वॉल्यूम जो लिक्विड हम मिक्स करते हैं तो उसका वॉल्यूम यहाँ पे कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है आइडियल सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन इसका चेंज हो जाता है। या तो डेल वी की वैल्यू पॉजिटिव के अंदर जाती है यहाँ पे, क्योंकि या तो ज़्यादा हो जाता है, या फिर यानी चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू नेगेटिव के अंदर जाती है, तो बराबर नहीं होगा। और जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर होता है वो भी इसके अंदर कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर चेंज होता है, या तो वैल्यू पॉजिटिव के अंदर जाती है इसकी, या वैल्यू जाती है नेगेटिव के अंदर। यानी या तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो सकती है या प्रोसेस एंडोथर्मिक हो सकती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक एक वर्ड ध्यान से सुनना कि किस तरीके से आपने वैल्यूज पता करनी है। उसने हमसे पूछा कि फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है आपने सॉल्यूशन का। देखो क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट, यानी डेल टी एफ की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी, सॉल्यूशन की हमसे पूछ रहा है। तो हमें पता है कोई भी प्योर जो वाटर होता है ना, जो हमारा प्योर वाटर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन पे क्या होता है, वो क्या हो जाना शुरू हो जाता है, फ्रीज होना शुरू हो जाता है। तो अब उसने क्या किया, उसके अंदर कुछ सॉल्यूट उसने डाला, उसके अंदर यानी पानी के अंदर उसने क्या डाला, सॉल्यूट जैसे ही डाला है तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा अब पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। यही नहीं, हाँ कम क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अब वो जो फ्रीजिंग पॉइंट आया है सॉल्यूशन का वो 273 से तो कम ही आएगा, इससे ऊपर तो वो जा नहीं सकता है। तो आपने ये बात ध्यान देनी है, जब आप फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे जो वैल्यू आएगी वो लास्ट में आप 273 में से कम कर देंगे, यानी केल्विन में से क्या कर देंगे आप, कम कर देंगे, वो हमारा आएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो उसने हमसे यही पूछा है, और उसने क्या दे दिया, कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हमें दे दिया है इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, यानी ग्लूकोज उसने हमें दिया है 60 ग्राम, यानी ये हमारा सॉल्यूट हो गया। W2 की वैल्यू हो गई हमारी 60 ग्राम, और इसको उसने डिसॉल्व कर दिया है 250 ग्राम के अंदर, यानी ये क्या है हमारा सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं जब भी पैरों के नीचे हम 1 लगा देते हैं, तो ये हमारा सॉल्वेंट उसने हमें दे दिया है। और हमें KF की वैल्यू दे रखी है, ये हमें KF की वैल्यू दे दी उसने 1.86, और यहाँ पे उसने हमें मोलर मास भी दे दिया है ग्लूकोज का। तो आपने सॉल्यूशन का वो निकालना है, तो आपने यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, और ये फार्मूला आपका बार बार रिपीट होगा, तो आप यहीं पे ध्यान से याद कर लेंगे इसको कि KF मल्टीप्लाई में W2 मल्टीप्लाई में 1000 डिवाइड में M2 मल्टीप्लाई में W1, ये फार्मूला आपने याद रखना है। देखो अब उसने क्या, ये हमें निकालना है वैल्यू किस किस की दे दी, देखो KF की वैल्यू दे दी, देखो ये रही, W2 की वैल्यू देखो ये रही, ये हमें दे दी है। 1000 मल्टीप्लाई में होगा M2 क्या होता है, मोलर मास होता है सॉल्यूट का, क्योंकि पैरों के नीचे 2 है तो सॉल्यूट, 1 होगा तो सॉल्वेंट। तो M2 की वैल्यू उसने हमें क्या दे दी, देखो ये दे दी, ये क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, M2 की वैल्यू दे दी। और W1 क्या है, सॉल्वेंट होता है, यानी ये हमें दे दिया W1 की वैल्यू। तो सारी वैल्यूज हमें दे रखी हैं, इस फार्मूले में हमने पुट करनी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो ये फार्मूला हमने अप्लाई किया है, यहाँ पे सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। जैसे ही हमने सॉल्व किया ये वैल्यू आ गई हमारी डेल TF की आ गई। अब ये वैल्यू जो आई है वो डिप्रेस हुई है, कितने में से, 273 में से आपने घटानी पड़ेगी तब जाके वैल्यू आएगी। तो देखो यहाँ पे 273 में से हमने ये वाली वैल्यू घटा दी, ये वैल्यू आ गई हमारी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह दिया, देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है आपका, हमने पिछली बार भी करवाया था, अभी ये कहता है कि 0.1 मोलर KCl हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट, यानी हमारे पास में KCl का सॉल्यूशन है, उसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है एज कंपेयर टू ग्लूकोज का। तो ऐसा क्यों होता है, देखो अब मैं KCl को जब मैं पानी के अंदर डालूंगा तो ये हमें आयन कौन से देगा, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, लेकिन जब मैं इसको पानी के अंदर डालूंगा तो ये ग्लूकोज का ग्लूकोज ही रहता है, ये हमें आयंस नहीं देता है। तो यहाँ पे अगर मैं वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालूं तो यहाँ पे कितने आयन हैं, 2 हैं, तो ये तो KCl के लिए आ गई, लेकिन इसके लिए अगर आप वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालोगे तो 1 ही आएगी। और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू के ऊपर। तो यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू किसकी आ रही है, KCl की, इसीलिए इसकी ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट और इसका कम होता है। तो यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे
TB लगा लेंगे आप, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की बातें चल रही हैं। तो देखो यहाँ पे इसने फार्मूला लिखा, ये वाला फार्मूला लिख दिया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, I KB इंटू में M। I होता है वेंटो फैक्टर, KB होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और M होता है मोलैलिटी। तो KCl को जैसे ही वाटर में डाला 2 आयन निकले, I की वैल्यू 2 हो गई, लेकिन ग्लूकोज की वैल्यू 1 ही होती है। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल, या फिर आप कह सकते हैं वेंटो फैक्टर के ऊपर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में कहता है कि मीट जो होता है ना, देखो जो मांस होता है इज प्रिजर्व्ड, उसको बचा के रखा जाता है लंबे समय तक बाय साल्टिंग। यानी देखो जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास में मीट है और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम सॉल्ट लगा देते हैं, काफ़ी सारा क्या लगा देते हैं, सॉल्ट। और जिससे क्या होता है, इसको प्रिजर्व किया जाता है, यानी लंबे समय तक ये खराब नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो जैसे ही हम इसके ऊपर सॉल्ट अप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ से जो मीट के अंदर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देते हैं। और जब सॉल्ट करते ही मीट में से अगर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा तो ये तो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। और ड्राई कंडीशन के अंदर कोई भी जो जर्म्स मॉलिक्यूल होते हैं वो जर्मिनेशन नहीं करते, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदा नहीं होते हैं, ना ही भोजन को खराब कर पाते हैं, क्योंकि पानी की प्रेजेंस उसमें रहती नहीं है। इसीलिए हम सॉल्टिंग का इस्तेमाल करते हैं मीट को प्रिजर्व करने के लिए। तो ये क्या कहता है, देखो सॉल्ट जो होता है वो रिमूव कर देता है वाटर को, यानी पानी को, फ्रॉम मीट में से बाय द प्रोसेस नोन एज ऑस्मोसिस। यानी ऑस्मोसिस प्रोसेस के दौरान सॉल्ट जो है वो पानी को मीट में से बाहर निकाल देगा। सिंस देयर इज नो वाटर लेफ्ट इन मीट, जिसके कारण पानी नहीं बचेगा मीट के अंदर, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अनेबल टू जर्मिनेट, वो जर्मिनेट भी नहीं कर पाएंगे। ये हेल्प करेगा टू स्टोर मीट फॉर लॉन्गर टाइम, जिससे क्या होगा, हमारा जो मीट है वो खराब नहीं होगा और लंबे समय तक बचा रहेगा। इस तरीके से आप लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। कि पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, क्या समझते हैं आप रॉल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको रॉल्ट्स लॉ के बारे में ही बताता हूँ। देखो रॉल्ट ने क्या बताया था, रॉल्ट साइंटिस्ट ने बताया था कि जितने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होते हैं ना, उतना ही ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है। और जो प्रेशर होगा, जैसे ही हम यहाँ पे देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसको जब हम हटाएंगे तो ये यहाँ पे लग जाता है P0 जाई के बराबर। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, एक तो आइडियल सॉल्यूशन होता है और दूसरा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन रॉल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन रॉल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। यानी आइडियल के कंपैरिजन में तो P किसके बराबर होगा, P0 जाई के बराबर होगा, लेकिन नॉन आइडियल के केस में P इज नॉट इक्वल टू P0 जाई, इसके बराबर ये होगा ही नहीं। इसका मतलब या तो जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, रियल वाले जो प्योर सॉल्वेंट है हमारे उनके कंपैरिजन में, या तो ज़्यादा होगा, या क्या होगा, जो प्रेशर है वो कम होगा जो नॉर्मल जो हमारा प्रेशर है उसके कंपैरिजन में। तो जब वो ज़्यादा होता है तो उसे हम पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं, और जो कम होता है उसे हम नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं। तो ये एक टाइप की हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की दो टाइप होती हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो प्रेशर जो है वो नॉर्मल प्रेशर से क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उसी को कहा जाता है। तो ऐसा हुआ क्यों? तो अब मैं यहाँ पे क्या मानता हूँ, मान लेता हूँ कि मेरे पास में दो बीकर थे। देखो एक लिक्विड A है, दूसरा लिक्विड है मेरे पास में B। यहाँ पे जो इंट्रैक्शन होगी वो A के अंदर होगी, यहाँ पे इंट्रैक्शन होगी वो B के अंदर होगी, ऐसा ही होगा। और जैसे ही मैं इन दोनों को अब मैं क्या कर दूंगा, मिक्स कर दूंगा, तो एक मिक्सचर बन जाएगा जिसके अंदर जो इंट्रैक्शन होगी वो A और B के अंदर होगी। अब ये कहता है कि पॉजिटिव डेविएशन से आप क्या समझते हैं। तो जब मैं इसको गर्म कर रहा था कुछ प्रेशर बन रहा था, यानी A की बॉन्डिंग टूटेगी तभी वेपर प्रेशर बनेगा। जब मैं इसको गर्म कर रहा था तो B की बॉन्डिंग बनेगी, कुछ ना वेपर प्रेशर बन रहा था। लेकिन जब मैंने इसको मिक्स किया तो अब क्या होगा, AB की बॉन्डिंग टूटेगी जब जाके वेपर प्रेशर बनेगा। तो इनका जो प्रेशर था ना, उनके कंपैरिजन में AB वाले का वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा था। तो ज़्यादा आ रहा था मतलब इसके जो ये AB वाले जो बॉन्ड हैं वो कमज़ोर हैं, और कमज़ोर हैं तो ये जल्दी टूट जाएंगे, और अगर ये जल्दी टूटेंगे तो ज़्यादा वेपर प्रेशर शो करेंगे। तो यही आपने बताना है कि AB इंट्रैक्शन आर वीकर। AB इंट्रैक्शन जो देखो यहाँ पे जो इंट्रैक्शन है वो कमजोर है, देन AA और BB इंट्रैक्शन यानी ये वाली क्या है, स्ट्रांग है, इसलिए वो जल्दी नहीं टूट पा रहे, जल्दी नहीं टूट रहे हैं, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ड्यू टू दिस, इसी वजह से जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ जाता है, विच रिजल्ट्स इन, जिसके कारण पॉजिटिव डेविएशन हमें देखने को मिलता है, यानी प्रेशर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है नॉर्मल प्रेशर से। और एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे तो आपने बता देना है इथेनॉल और एसीटोन का। और यहाँ पे डेल एच मिक्स की वैल्यू क्या रहती है, यानी एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सचर की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को समझना है और लिख के आना है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें पूछ रखी थी उसने कि कोई एग्जाम्पल बताओ, तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल बता दिया। साइन उसने पूछा था पॉजिटिव डेविएशन के लिए, तो ये पॉजिटिव रहता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर ए 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, आपको क्या दिया गया है, 5% सॉल्यूशन दिया गया है यूरिया, यानी 5 ग्राम जो यूरिया है उसे किस में डिसॉल्व किया गया है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किया गया है, ये बात वो कहता है। और यूरिया का यहाँ पे मोलर मास दे दिया गया है, और यूरिया क्या है, हमारा सॉल्यूट है, यानी ये वैल्यू हमें दे दी m2 की, किसकी वैल्यू दे दी, m2 की वैल्यू दे दी। और जो यहाँ पे 5% का मतलब है, यहाँ पे हमें यूरिया का मास दे दिया, यानी 5 ग्राम क्या है, ये वैल्यू हमें दे दी W2 की। उसने पूछा है ऑस्मोटिक प्रेशर निकालो, इतना उसने टेम्परेचर दे दिया, यानी ये वैल्यू है टेम्परेचर की, R की वैल्यू उसने दे दी है। अब देखो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का हमारा फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू CRT, फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू CRT, और C होती है हमारी कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, और R और T ये हम लिख देंगे। और N2 क्या होगा, N2 होगा गिवन मास डिवाइड में मोलर मास, तो गिवन मास को हम क्या लिख सकते हैं, W, या फिर आप यहाँ पे M भी लिख सकते हैं, डिवाइड में मोलर मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और नीचे क्या था, वॉल्यूम था, तो मल्टीप्लाई में वॉल्यूम हो गया, और ऊपर क्या था, R था, और मल्टीप्लाई में T था। ये सारी वैल्यूज हो गई हैं, तो बाकी सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट करनी है। देखो W क्या है, गिवन मास है, गिवन मास कितना है, 5 ग्राम है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, पाई इज इक्वल टू 5 ग्राम दिया गया है, मल्टीप्लाई में R कितना है, 0.0821 है, 0.0821, मल्टीप्लाई में टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन है, देखो ये दे रखा है 300 केल्विन है, और डिवाइड में आप क्या कर देंगे, मास कितना दे रखा है, मोलर मास कितना है, 60 है, और मल्टीप्लाई में वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम यहाँ पे दिया गया है, देखो कितना दिया गया है, यहाँ पे उसने दे दिया हमें 100 ml, कितना दे दिया, 100 ml दे रखा है, तो 100 ml को अगर आप लीटर के अंदर बनाएंगे तो मल्टीप्लाई में आपने 1000 करना पड़ेगा, और जैसे इसे आप सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और ये बन जाएगा 0.1, तो इसे मैं काट के लिख सकता हूँ 0.1, इस तरीके से जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यू आ जाएगी ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से, सॉरी एक सेकेंड, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं आपने लिखना कैसे है। देखो मास ऑफ यूरिया हमने बता दिया, फॉर्मूला हमने बता दिया, यहाँ पे उसने अप्लाई कर दिया N/V, N क्या है, गिवन मास है, डिवाइड में मोलर मास हो गया, और मल्टीप्लाई में V था, RT एज इट इज ऊपर की ही मल्टीप्लाई होगी, तो गिवन मास 5 है, R की वैल्यू लिख दी, T की वैल्यू लिख दी, मोलर मास की वैल्यू लिख दी 60, देखो यहाँ पे दे रखी थी, मल्टीप्लाई में 100 और अपॉन में 1000, यानी लीटर में बनाने के लिए, तो ये हमने लिख दिया, जैसे हमने सॉल्व किया ये हमारा आंसर आ जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन एजियोट्रॉप, तो एजियोट्रॉप डिफाइन कर दो, आपको पता है ये क्या होते हैं एजियोट्रॉप, ये वो बाइनरी लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं जिसको जब हम मिक्स करते हैं ना, तो इनकी जो लिक्विड स्टेट के अंदर जितनी कंपोजिशन होती है उतनी ही वेपर फेज के अंदर भी कंपोजिशन पाई जाती है, यानी मात्रा। ये क्वेश्चन हमारा अभी अभी आया था, तो ये इसका आंसर हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। नेक्स्ट वो कहता है, व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप इज फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रिजल्ट रोल्स लॉ, गिव एन एग्जाम्पल, आपने एग्जाम्पल देना है। और दूसरा भी उसने वही पूछा है कि एजियोट्रॉप डिफाइन करो, व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप, किस टाइप के एजियोट्रॉप फॉर्म होते हैं नेगेटिव डेविएशन के द्वारा, इसका भी आपने एग्जाम्पल देना है। तो देखो जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होते हैं ना, वो कौन से होते हैं, वो होंगे हमारे इथेनॉल प्लस में वाटर, ये हमारे मिनिमम बॉइलिंग होते हैं, यानी जब हम इनको मिक्स करेंगे तो उतना ज़्यादा क्या होगा, उतने ज़्यादा टेम्परेचर पे मिक्स नहीं होते हैं, यानी उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमें शो नहीं करते हैं जितना हमें प्योर करते हैं। देखो 2 टाइप के होते हैं हमारे एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉप हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और दूसरा होता है हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो इसने हमसे वही पूछा है कि किस टाइप के तो पॉजिटिव डेविएशन वाले बनेंगे, तो आपने याद रखना है पॉजिटिव वाले बनते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के, यानी पॉजिटिव का मतलब हमने बताया था ना कि ऐसा सॉल्यूशन जो प्रेशर क्या देगा, हमें ज़्यादा देगा एज कंपेयर टू नॉर्मल वाले से, यानी प्योर वाले से हमें क्या देगा, ज़्यादा वेपर प्रेशर देगा। तो ज़्यादा अगर वो देगा तो वही देगा ना ज़्यादा, तो जिनका मिनिमम बॉइलिंग यानी कम टेम्परेचर पे जो बॉईल करेंगे वही ज़्यादा वेपर प्रेशर देंगे, और जो ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे वो क्या करेंगे, वो तो हमें कम वेपर प्रेशर देंगे। तो नेक्स्ट में जो नेगेटिव डेविएशन की बात कर रहा है, यानी प्रेशर क्या होगा, कम होगा प्योर फॉर्म से,
तो अगर वो कम वेपर प्रेशर देगा यानी नेगेटिव डेविएशन वाला देगा, और कम कौन देगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा यानी मैक्सिमम बॉइलिंग होगा। तो आपने इनके एग्जांपल याद रखने हैं। मिनिमम वाले का तो याद रखेंगे आप इथेनॉल प्लस में वाटर, और मैक्सिमम बॉइलिंग का याद रखेंगे नाइट्रिक एसिड प्लस में वाटर। और यहाँ पे इसकी कंपोजिशन बताई गई है कि 95% बाय वॉल्यूम का ही, यानी 95 ग्राम आप यहाँ पे आप इथेनॉल लेंगे और बाकी का 5 क्या लेंगे, वाटर लेंगे। यही कंपोजिशन केवल एजियोट्रॉप बनाएगी, ऐसा नहीं है कि आप 50-50 ले लेंगे। तो ये कंपोजिशन भी आपने याद रखनी है। और नाइट्रिक एसिड प्लस में वाटर की आप कंपोजिशन याद रखेंगे 68% बाय मास। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन लिखने होते हैं। देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्लड सेल्स आर आइसोटोनिक विद 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। कहता है कि जो हमारी ब्लड सेल्स होती है ना, ब्लड सेल्स, वो 0.9% जो हमारा NaCl का सॉल्यूशन होता है उसके प्रति क्या होती हैं, आइसोटोनिक होती हैं। आइसोटोनिक का मतलब है कि इसका जो ब्लड प्रेशर होगा, यानी इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा ब्लड का, वो किसके ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर आएगा, NaCl का जो सॉल्यूशन होगा, NaCl का जो सॉल्यूशन होगा उसके ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर आएगा। यानी ब्लड का और NaCl का 0.9% कंपोजिशन का आइसोटोनिक होता है, यानी सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। फिर वो कहता है कि क्या होगा, व्हाट हैपन इफ वी प्लेस्ड, अगर हम ब्लड सेल्स को किसके अंदर डाल दें, अगर हम 1.2% NaCl सॉल्यूशन के अंदर डाल दें तो क्या होगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, एक तो उसने कह दिया 1.2% और दूसरा यहाँ पे कह रहा है 0.4%। तो आइसोटोनिक वो किसके प्रति है, 0.9% के प्रति है। अगर ज़्यादा हम उसके अंदर डालेंगे तो 1.2 क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। हाइपरटोनिक होते हैं ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, यानी इसका ज़्यादा हो गया। और 0.4 क्या हो गया, इसके कंपैरिजन में तो कम हो गया, यानी ये सॉल्यूशन हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक में क्या होगा, जब हम रेड ब्लड सेल्स को उसके अंदर डालेंगे ना, तो जो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हम डाल रहे हैं, यानी हाइपोटोनिक के अंदर डाल रहे हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल रेड ब्लड सेल्स के अंदर की तरफ जाना शुरू कर देता है। लेकिन जब मैं हाइपरटोनिक के अंदर डालता हूं ना, देखो जैसे ही मैं रेड ब्लड सेल्स को किसके अंदर डालूंगा, हाइपरटोनिक, यहां पे मैं डाल रहा हूं हाइपर यानी ज्यादा वाले के अंदर, तो क्या होगा, तो सेल्स के अंदर से जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर से पानी होता है वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो हाइपर में तो रेड ब्लड सेल से पानी बाहर आता है, लेकिन हाइपो में रेड ब्लड सेल्स के अंदर जाता है। तो हाइपो के केस में क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो स्वेल करना शुरू कर देंगे, यानी फूलना शुरू कर देंगी। लेकिन इसके केस में क्या होगा, जो हाइपरटोनिक के केस में क्या होगा, ये जो सेल्स है ना वो श्रिंक करना यानी सिकुड़ना शुरू कर देंगी। तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि जैसे ही हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या किया, हमने ब्लड को डाला, तो वाटर विल फ्लो आउट, वाटर क्या हुआ, बाहर आना शुरू हो गया, और सेल क्या हो गई, श्रिंक यानी सिकुड़ गई। देखो इस केस में पानी बाहर आना शुरू हो गया तो सेल सिकुड़ जाएगी। लेकिन जैसे ही हम हाइपोटोनिक यानी कम ऑस्मोटिक प्रेशर वाले के अंदर जब हम डालते हैं रेड ब्लड सेल्स को, तो वाटर क्या होता है, विल फ्लो इनटू द सेल, फ्लो अंदर करने लग जाता है, जिसके कारण वो क्या हो जाती है, स्वेल कर जाती है यानी फूल जाती है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, What type of value can it have if forming the solution of solute molecule undergo। कहता है कि वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी अगर जो हमारे पास में सॉल्यूट मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन शो करे। तो सीधी सी बात है, अगर वो एसोसिएट होंगे यानी जुड़ेंगे तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होनी शुरू हो जाएगी, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी। और डिसोसिएशन यानी जब वो टूटेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे यानी आयंस बढ़ेंगे, और टूटेंगे तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़नी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि एसोसिएशन के दौरान तो वेंट ऑफ फैक्टर यानी जुड़ते हैं तो कम होगी, यानी एसोसिएशन के दौरान 1 से कम रहती है वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू, और डिसोसिएशन के दौरान वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से ज़्यादा रहती है। अब वेंट ऑफ फैक्टर होता क्या है, तो ये मेनली क्या होती है, रेशियो होती है। देखो एक तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, दूसरी कैलकुलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। देखो इससे हमें क्या पता चला है कि जब हम मोलर मास निकाल रहे थे ना, तो हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल किया। तो इसमें क्या हो रहा था, जो हमारी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो मोलर मास की वैल्यू आ रही थी किसी भी सॉल्यूट की, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की, वो अलग आ रही थी, और जो हमारी एक्चुअल में जो हमारे मोलर मास की वैल्यू थी किसी भी सॉल्यूट की वो अलग आ रही थी। तो दोनों में डिफरेंस आ रहा था। अगर डिफरेंस आएगा तो हमारी सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बिल्कुल बेकार हो जाएंगी, क्योंकि वो हमें करेक्ट वैल्यू नहीं देंगी, तो हम उनका इस्तेमाल क्यों करेंगे। तो यहाँ पे फिर वेंट ऑफ साइंटिस्ट ने अपना एक तरीका दिया था, अपनी एक वैल्यू दी थी जिसे हम वेंट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। उसने कहा था सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वेंट ऑफ फैक्टर यानी आई की वैल्यू क्या कर दो, इंट्रोड्यूस कर दो।
और जैसे ही आप आई की वैल्यू इंट्रोड्यूस करेंगे तो मोलर मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम होनी शुरू हो जाएगी। तो यही बात उसने बताई कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, रेशियो होती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जो एक्सपेरिमेंटली आती है, दूसरी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू आती है वही कहलाती है वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू। और इसमें डिसोसिएशन होगा तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू अलग होगी, और एसोसिएशन होता है तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू अलग होती है, क्योंकि वो चेंज होती रहेगी ना, एसोसिएशन के दौरान अलग हो जाएगी, डिसोसिएशन के दौरान अलग हो जाती है। तो ये बात बताता है कि क्यों होती है, क्यों डिफरेंट आता है, क्यों डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास हमें देखने को मिलता है एसोसिएशन के दौरान और नॉर्मल कंडीशंस के दौरान। तो यहाँ पे कहता है कि डिसोसिएशन की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है और एसोसिएशन की वैल्यू वेंट ऑफ फैक्टर में 1 से कम होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे हमारे। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि सम इथाइलिन ग्लाइकॉल, कि इथाइलिन ग्लाइकॉल का यहाँ पे इसने फार्मूला दे दिया कि कुछ एक इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसने यहाँ पे इसके अमाउंट नहीं बताई है, तो क्या पता यही पूछ ले ये, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपने ध्यान से पढ़ना है। तो सम इथाइलिन ग्लाइकॉल इज एडिड टू योर कार कूलिंग सिस्टम अलॉन्ग विद 5 किलोग्राम ऑफ वाटर। कहता है कि कुछ एक इथाइलिन ग्लाइकॉल, यानी मुझे इसने W2 की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी है, और किसके अंदर डिजोल्व कर दिया, 5 किलोग्राम वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया, यानी इसने मुझे यहाँ पे W1 की वैल्यू दे दी 5 किलोग्राम, जिसे मैं ग्राम के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो 5000 बन जाता है। इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ग्लाइकॉल सॉल्यूशन इज -15 डिग्री सेल्सियस, कहता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना वाटर ग्लाइकोल सॉल्यूशन का, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन की बात कर रहा है, यानी इसने मुझे यहाँ पे डेल TF की वैल्यू दे दी कितनी, 15 डिग्री सेल्सियस, ये उसने वैल्यू दे दी। व्हाट इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, उसने हमसे पूछा क्या, बॉइलिंग पॉइंट पूछा। तो मेन सिस्टम यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा W2 की वैल्यू। जब हम W2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तब हम बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा उसने हमसे पूछा क्या है। तो देखो अब हमारे पास में ये पता है हमें कि जो डेल TF होता है उसका फार्मूला क्या होता है, तो डेल TF का हमारा फार्मूला होता है KF मल्टीप्लाई में W2 मल्टीप्लाई में 1000 डिवाइड में M2 मल्टीप्लाई में W1, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे उसने वैल्यू किस किस की दे दी, देखो इसकी वैल्यू डेल TF की वैल्यू दे दी, KF की वैल्यू उसने हमें क्या दी है, देखो ये लिख रखी है, ये KF की वैल्यू दे रखी है, W2 की वैल्यू हमें निकालनी है, 1000 मल्टीप्लाई में करना है, और M2 की वैल्यू उसने हमें क्या दी है, M2 होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो आप यहाँ पे इसका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे इसने निकाला है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये निकाल रखा है, तो इसका मोलर मास कितना आया, 62 आया। ठीक है, तो ये उसने मोलर मास की वैल्यू निकाल दी। और W1 क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, जब भी पैरों के नीचे 1 हो तो सॉल्वेंट, 2 हो तो सॉल्यूट। तो W1 की वैल्यू इसने कितनी दी है हमें, यहाँ पे देखो ये दे रखी वाटर की वैल्यू 5000, तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे पुट कर देंगे, देखो यहाँ पे हमने ये फार्मूला अप्लाई किया है डायरेक्ट, देखो यहाँ पे आ जाओ अब इस पॉइंट पे, ये हमने फार्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करी, देखो डेल TF की वैल्यू पुट करी, KF की वैल्यू पुट करी, W2 हमें निकालना है, 1000 एज इट इज़ है, डिवाइड में M2 हो गया और W1 की वैल्यू हो गई। यहाँ पे W1 यहीं पे रहने देते हैं, बाकी सारी वैल्यूज हम इधर उधर ले जाते हैं और बाकी जो चीज़ें कटती हैं उसे काट देते हैं। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे W2 की वैल्यू आ जाती है, और ये वैल्यू आ गई हमें 250 ग्राम। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालो। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का हमारा फार्मूला क्या होता है, देखो ये भी आप सेम टू सेम ही होता है, इसका फार्मूला भी क्या होता है, बस यहाँ पे KF की जगह पे क्या लग जाता है, KB लग जाता है, KB मल्टीप्लाई में W2 मल्टीप्लाई में 1000 डिवाइड में M2 और मल्टीप्लाई में W1। देखो सारे ही फार्मूले सेम हैं। KB की वैल्यू उसने मुझे दे दी है, देखो ये दे रखी है, ये दे दी उसने KB की वैल्यू। W2 की वैल्यू हमें पता ही है, देखो ये अभी निकाली है 250 ग्राम। M2 की वैल्यू हमें पता ही है, देखो कितनी थी M2 की वैल्यू, यहाँ पे हमने निकाली थी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये निकाल रखी है 62। और W1 क्या था, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, तो इसकी वैल्यू भी हमें पता है, देखो 5000। सभी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और डेल TB की वैल्यू निकाल दो। तो देखो यहाँ पे इसने फार्मूला अप्लाई किया, देखो ये सेम टू सेम फार्मूला है, बस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में लिख दिया मैंने, यहाँ पे वर्टिकल में लिख दिया। तो यहाँ पे उसने फार्मूला अप्लाई किया, सारी वैल्यूज पुट करी, डेल TB की वैल्यू आ चुकी है। जैसे ही डेल TB की वैल्यू आई, अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है ना, वो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की आई है, कंप्लीट सॉल्यूशन की नहीं आई है। तो हमें पता है कि कोई भी हमारा जो प्योर वाटर होता है ना, यानी W2O जो होता है हमारा, वो कितने टेम्परेचर के ऊपर बॉईल करता है, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और अगर केल्विन में हम कहें तो 373 केल्विन के ऊपर बॉईल करता है। तो जब मैंने उसके अंदर कुछ चीज़ ऐड कर दी तो वो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट तो अब उसका बढ़ेगा ही। तो अब क्या करना है, जितना भी आपने बॉइलिंग पॉइंट निकालना है ना, उसको इसके अंदर आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो हमारा बॉइलिंग पॉइंट इतना आया, इसके अंदर हमने उसे ऐड किया, तब जाके हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बना है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एट 300 केल्विन 300 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर 30 ग्राम ग्लूकोज जो है वो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। यानी यहाँ से हमें क्या पता चला कि ग्लूकोज सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, यानी W2 की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी, उसने हमें दे दी 30 ग्राम, और जो वॉल्यूम है वॉल्यूम की हमें वैल्यू पता चल गई है कितनी, 1 लीटर। तो सॉल्यूशन प्रेजेंट है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर उसने हमें दिया है 4.98, यानी हमें पहले वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर पता है 4.98, और कहता है कि इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इज इतना, यानी अगर ग्लूकोज का ऑस्मोटिक प्रेशर इतना हो जाता है, यानी दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर उसने कितना बताया 1.52, अगर इतना हो जाता है कब, सेम टेम्परेचर के ऊपर, तो कहता है कि दूसरे वाले की कंसंट्रेशन निकालो, सेकंड वाले की। तो देखो हम पहले सेकंड वाला लिख देते हैं कि पाई2 क्या होता है, C2RT होता है, पाई2 की वैल्यू हमने लिख दी C2RT। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये हमने बना दिया, और अब हम लिखते हैं पाई1 वाले की। तो देखो पाई1 में क्या लिखा, पाई1 इज इक्वल टू C1RT, तो पाई1 की वैल्यू लिख दी, और C1 क्या होता है, गिवन मास डिवाइड में मोलर मास, क्योंकि नंबर ऑफ कंसंट्रेशन को ही कहते हैं ना, तो और कंसंट्रेशन कैसे निकाली जाती है, नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इस तरीके से। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास मल्टीप्लाई में वॉल्यूम एज इट इज है, और RT क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो देखो गिवन मास में क्या लिख दिया, देखो ये गिवन मास लिख दिया उसने, 30 ग्राम हमें दिया गया था। मोलर मास ग्लूकोज का 180 होता है, और वॉल्यूम मल्टीप्लाई में 1 कर दी, और RT एज इट इज है। अब यहाँ पे देखो ये जो रिलेशन आई है, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो 4.98 इज इक्वल टू 30/180, यानी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो 0 से 0 काट सकते हैं, और यहाँ पे जब इसे काटेंगे तो 3 6 18, यानी 6 पे कट जाएगा, बचेगा कितना 1/6 RT, 1/6 RT ये बचेगा। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, क्योंकि सेम टेम्परेचर के ऊपर है। तो 1 को डिवाइड कर देते हैं 2 से, देखो जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4.98 डिवाइड में 1.52 इज इक्वल टू, ये क्या है, देखो 1 इक्वेशन है, यानी RT अपॉन में 6 हो जाएगा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा C2RT। तो इससे क्या होगा, RT से तो RT कैंसिल हो जाएगा, और C2 क्या हो जाएगा, C2 देखो इसके डिवाइड में 1 होगा तो ये पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/6 C2 ये हो जाएगा। अब उसने C2 की वैल्यू पूछी है, तो C2 की वैल्यू उधर चली जाएंगी, बाकी वैल्यू इधर आ जाएंगी। तो देखो किस तरीके से करेंगे, C2 इज इक्वल टू, देखो C2 इधर ले गए हम, देखो ये वाला C2 इधर ले गए, और ये वैल्यू इधर चली जाएंगी, तो ये वाला ऊपर जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा 1.52, और डिवाइड में आ जाएगा 4.98, और मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में नीचे 6 है। तो जैसे ही हम इन टर्म्स को सॉल्व करेंगे हमारी ये वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से। देखो यहाँ पे भी हमने वैसे ही कर रखा है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो इसीलिए मैंने ये लिख के दिखाया है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन फॉर सॉल्यूशन। आपने ये बताना है कि कितना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होगा सॉल्यूशन के लिए। प्रिपेयर्ड बाय एडिंग, अगर मैं क्या ऐड कर दूं, 10 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड को ऐड कर दूं 200 ग्राम वाटर के अंदर। देखो ऐड क्या कर रहे हैं हम, 10 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड, यानी ये तो हो गया सॉल्यूट, यानी W2 की वैल्यू मुझे पता चल गई कि 10 ग्राम है, 10 ग्राम है। किसके अंदर ऐड किया, 200 ग्राम वाटर के अंदर ऐड किया, यानी W1 की वैल्यू पता चल गई कितनी है, 200 ग्राम है ना। अब आपने निकालना है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के लिए मेरे पास में फॉर्मूला मुझे पता ही है कि डेल TB क्या होती है, डेल TB होती है KB मल्टीप्लाई में W2 मल्टीप्लाई में 1000, और डिवाइड में होता है M2 और मल्टीप्लाई में W1। तो यहाँ पे देखो W2 और W1 की वैल्यू पता चली, KB की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो देखो KB की वैल्यू उसने क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, ये वैल्यू KB की हो गई, तो इसकी वैल्यू पता चल गई, इसकी वैल्यू पता चल गई, इसकी वैल्यू पता चल गई। बचा क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास कितना है, देखो इसने ये मोलर मास भी दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो इसकी वैल्यू भी मुझे पता चल गई, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की। अब सारी वैल्यूज मुझे यहाँ पे पुट करनी है, लेकिन यहाँ पे आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम ये कैलकुलेशन करते हैं ना, अगर इसके अंदर एसोसिएशन या डिसोसिएशन का कंसेप्ट आ जाता है तो हम यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम कैल्शियम क्लोराइड को पानी के अंदर डालते हैं ना, देखो कैल्शियम क्लोराइड को जैसे ही आप पानी के अंदर डालेंगे तो ये आयन के अंदर टूट जाता है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव और प्लस में 2 Cl नेगेटिव। तो कितने आयन मिले, 1 और 2 3 आयन मिले, यानी यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये भी आपने इंट्रोड्यूस करना पड़ता है अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है तब। तो देखो यहाँ पे लिख भी रखा है कि जैसे ही हमने वाटर के अंदर डाला ये डिसोसिएट हो गया, हमें 3 आयन मिल गए, तो आई की वैल्यू हो गई 3। यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, इसको मोलैलिटी को जब हम खोल के लिखते हैं तो ये वाला फॉर्मूला हमारा मेन कॉमन रहता है, ये जो मैंने अभी यहाँ पे बताया है। देखो I मल्टीप्लाई में KB मल्टीप्लाई में W2 मल्टीप्लाई में क्या हो गया 1000 हो गया, देखो ये वाली टर्म हो गई, डिवाइड में M2 मल्टीप्लाई में W1 हो गया। तो यहाँ पे हमें सारी की ही वैल्यू पता है, तो सभी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे और जैसे ही हम सॉल्व करेंगे हमारा आंसर
आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3.9 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व कर दी 49 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर। देखो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, 3.9 ग्राम बेंजोइक एसिड, यानी सॉल्यूट की वैल्यू यानी W2 की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है 3.9 ग्राम, सॉल्वेंट की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है W1 की वैल्यू यानी 49 ग्राम। तो आपने ये बात याद रखनी है, जब भी मैं पैरों के नीचे 1 लिखूं तो सॉल्वेंट है, 2 लिखूं तो सॉल्यूट है। अब वो क्या कर रहा है, जैसे ही इन दोनों को मिक्स किया गया तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन हुआ, तो इतना डिप्रेशन हुआ है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, यानी डेल TF की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 1.62। कैलकुलेट करना है आपने वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू, यानी आपने वैल्यू किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आई की, वेंट ऑफ फैक्टर की, और प्रिडिक्ट बताना है कि क्या हुआ यहाँ पे, एसोसिएटेड हुआ है या डिसोसिएटेड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड की वैल्यू दे दी है, यानी बेंजोइक एसिड हमारा क्या था, सॉल्यूट था, तो यहाँ पे M2 की वैल्यू दे दी है, KF की वैल्यू उसने दे दी है, सारी वैल्यूज हमें दे दी हैं। हमें निकालना है सिर्फ वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू यानी आई की वैल्यू। तो फार्मूला लगा दो, अभी अभी मैंने बताया आपको कि डेल TF का फार्मूला मोस्ट कॉमन फार्मूला है आपका ये, और ये सभी में इस्तेमाल होता है, बार बार क्वेश्चन इसके रिपीट भी हो रहे हैं। तो फार्मूला है हमारा आई मल्टीप्लाई में KB मल्टीप्लाई में W2 मल्टीप्लाई में 1000 डिवाइड में M2 मल्टीप्लाई में W1। देखो किस किस की वैल्यू पता है हमें, डेल TF की वैल्यू पता है, आई की वैल्यू निकालनी है, KB की वैल्यू गिवन है, सॉरी KB नहीं KF आएगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF आ गया, KF की वैल्यू गिवन है, W2 की वैल्यू पता चल गई है, 1000 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, M2 की वैल्यू क्या है, M2 की वैल्यू देखो ये रही, और W1 की वैल्यू देखो यहाँ पे गिवन है। तो सभी वैल्यू जब हम पुट कर देंगे यहाँ पे तो आई की वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। देखो यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई किया, तो अब हमने जैसे यहाँ पे सभी की वैल्यू पुट कर दी, देखो इसकी वैल्यू पुट कर दी, KF की पुट कर दी, W2 की पुट कर दी, M2 की पुट कर दी, W1 की पुट कर दी। अब हम I की वैल्यू निकालेंगे तो ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, इसके डिवाइड में चली जाएंगी। देखो ये वाली जो डिवाइड वाली है वो मल्टीप्लाई में चली जाएंगी, और जो मल्टीप्लाई वाली है वो डिवाइड में चली जाएंगी। तो देखो 1.62 के ये इधर जाएंगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगी, यानी 49 मल्टीप्लाई में 122 हो गया, और ये क्या था मल्टीप्लाई वाली थी, तो ये तीनों टर्म डिवाइड में आ जाएंगी। देखो ये आ गई डिवाइड में, ये डिवाइड का सिंबल आ गया है ना, तो ये डिवाइड में आ गई। जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया आई की वैल्यू आ गई, तो अब आई की वैल्यू हमें क्या दिख रही है, देखो आई की वैल्यू हमें दिख रही है 0.507, ये तो आ गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है इसका नेचर कैसा है, कि एसोसिएट हुआ है डिसोसिएट। तो आपने याद रखना है कि जब आई की वैल्यू 1 होती है तो ना तो एसोसिएशन होता ना डिसोसिएशन होता, लेकिन जब आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो क्या होता है, डिसोसिएशन होता है डिसोसिएशन। और जब आई की वैल्यू 1 से कम होती है तो इसका मतलब है कि क्या हुआ है, एसोसिएशन हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एसोसिएशन हुआ है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन बताने होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि 19.5 ग्राम फ्लोरोएसिटिक एसिड आपको दिया गया है, जिसका मोलर मास उसने हमें बता दिया, यानी मोलर मास हमें बता दिया, तो इसकी वैल्यू किसकी हो गई है, ये हो गई हमारी M2 की वैल्यू, क्योंकि इसको डिसॉल्व किया जा रहा है किसके अंदर, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट यानी 500 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। यानी हमें किसकी वैल्यू पता चल चुकी है यहाँ पे, देखो W1 की वैल्यू पता चल गई, W1 की वैल्यू कितनी है 500 ग्राम हो जाएगा, और यहाँ पे ये गिवन मास है सॉल्यूट का, तो ये हो जाएगा W2 की वैल्यू हो गई 19.5 हो गई। नेक्स्ट उसने क्या कहा है कि द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व टू बी 1 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ से मुझे पता चल गया कि डेल TF की वैल्यू भी पता चल गई कि 1 डिग्री सेल्सियस है। कैलकुलेट करना है आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। देखो रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा के द्वारा, और यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है निकालने का वो है I इज इक्वल टू, यानी वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस में n-1 अल्फा, ये फॉर्मूला होता है हमारा। देखो यहाँ पे ये लिख रखा है, ये लिख रखा, ठीक है। तो I होता है वेंट ऑफ फैक्टर, n होता है नंबर ऑफ आयंस, कि कितने नंबर ऑफ आयंस मिल रहे हैं, और अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वैल्यूज किस किस की पता होनी चाहिए, तो मुझे वैल्यू यहाँ पे एक तो n की वैल्यू पता होनी चाहिए, दूसरी वैल्यू मुझे यहाँ पे I की वैल्यू पता होनी चाहिए। I क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर, तो वो वैल्यू कहाँ से निकलेंगी, वो वैल्यू हमारी निकलेंगी जब हम डेल TF का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू दे रखी है। तो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो, मैंने अभी भी कितनी बार बता दिया आपको फार्मूला, तो ये हमारा फार्मूला होता है उसका। यहाँ पे डेल TF की वैल्यू 1 दे रखी थी, I की वैल्यू निकालनी थी, KF की वैल्यू गिवन है, देखो ये दे रखी है,
W2 की वैल्यू मैंने बता दी कि ये दे रखी है, देखो मल्टीप्लाई में 1000 कर दिया। M2 की वैल्यू क्या है, M2 की वैल्यू देखो ये दे रखी है, लिख दिया। W1 क्या है, W1 उसने दे रखा है 500। जैसे ही हमने यहाँ पे पुट किया तो I क्या है, I मल्टीप्लाई में है सारी टर्म्स, तो देखो ये डिवाइड वाली टर्म्स जो हैं, देखो ये वाली जो टर्म है वो तो क्या चली जाएंगी, वो तो इधर चली जाएंगी मल्टीप्लाई में, और ये वाली टर्म क्या हो जाएंगी, डिवाइड में चली जाएंगी। तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे I की वैल्यू आ जाएगी। अब I की वैल्यू तो मुझे यहाँ पे पता चल चुकी है, लेकिन N की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ आयंस। तो जैसे ही हम एसिटिक एसिड को पानी के अंदर डालते हैं तो एक तो COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये दो आयन निकलते हैं, देखो ये निकाल रखे हमने। तो यहाँ पे N की वैल्यू हो गई 2। तो जैसे ही हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 1 हो जाएगा, और 1 है यानी अल्फा रह गया, तो वैल्यू बन गई 1 + अल्फा। अब यहाँ पे हमने I की वैल्यू देखो ये वाली जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे पुट करी, तो 1 + अल्फा हो गया। अब अल्फा की वैल्यू जब निकालेंगे तो 1 वहाँ पे जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे माइनस कर दिया, ये आ गया 0.075, यानी 7.5% आ गया। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 30 ग्राम यूरिया उसे डिसॉल्व किया गया इतने ग्राम पानी के अंदर, यानी मुझे वैल्यू किस किस की पता चल चुकी है, मुझे वैल्यू पता चल गई W2 की, क्योंकि सॉल्यूट है, सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, तो वैल्यू पता चल गई मुझे इसकी 30 ग्राम दे रखी है। किसके अंदर डिसॉल्व करी, पानी के अंदर डिसॉल्व करी, यानी मुझे W1 की वैल्यू पता चल चुकी है 846 ग्राम। नेक्स्ट उसने क्या दिया कि इसका मोलर मास दे दिया, यानी सॉल्यूट का ही मोलर मास है, तो मुझे M2 की वैल्यू भी पता चल चुकी है, कितनी, 60 ग्राम। अब क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कैलकुलेट करो फॉर दिस सॉल्यूशन इफ प्योर प्रेशर ऑफ वाटर इज दिस। इतने टेम्परेचर के ऊपर हमें प्योर प्रेशर ऑफ वाटर दे दिया है, यानी P0 की वैल्यू दे दी हमें 23.8। तो यहाँ पे आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, यहाँ पे आप रॉल्ट्स लॉ लगाएंगे, और रॉल्ट्स लॉ हमारा क्या था कि जो प्रेशर होता था वो किसके बराबर था, P0 जाई के बराबर था। P था पार्शियल प्रेशर, P0 था प्योर वेपर प्रेशर, और जाई था हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है। तो वाटर के लिए पूछ रहा है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ही हमने निकालने पड़ेंगे। तो फार्मूला आप क्या लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगा देंगे, देखो यहाँ पे लिख रखा है, एक ही जगह पे आप W भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम टू सेम चीज़ें होती हैं। ये आपने फार्मूला लिख दिया। P यानी प्रेशर ऑफ वाटर आपने निकालना है, प्योर प्रेशर ऑफ वाटर उसने हमें गिवन दे रखा है, देखो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। अब मेन समस्या है, आपने निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिसके अंदर वो डिसॉल्व कर रहा है, किसके अंदर, मतलब यूरिया के अंदर, यूरिया डिसॉल्व कर रहे हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लो, कैसे निकलेगा, गिवन मास बाय मोलर मास से। तो वाटर का गिवन मास कितना है, देखो ये दे रखा 846, डिवाइड में मोलर मास कितना हो जाएगा, तो वाटर का मोलर मास होता है 18। आप सभी को कैलकुलेट करना आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम बता देंगे, ठीक है। तो इसका मोलर मास होता है 18 वाटर का। तो देखो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाले इस तरीके से, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे 47। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 47। अब वाटर के नंबर ऑफ मोल्स तो आ चुके हैं 47, अब आपने निकालने हैं यूरिया के। तो यूरिया के कैसे निकलेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, देखो यूरिया का ये दे रखा है 30 ग्राम, ये गिवन मास है, तो यहाँ पे 30 ग्राम हो जाएगा, डिवाइड में मोलर मास कितना है यूरिया का, देखो ये दे रखा 60। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे कर रखा है, तो ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, कितने आए 0.5। तीनों की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकला, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पुट किया, देखो यहाँ पे हम करके ही दिखा देते हैं आपको। वाटर के कितने थे 47 थे, डिवाइड में वाटर के कितने थे 47 थे, जमा में यूरिया के कितने थे 0.5 थे, तो ये तो बन गया 47, ये बन गया 47.5। तो देखो यहाँ पे कर दिया 47 डिवाइड में 47.5। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे 0.99 हो जाएगा, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा प्रेशर ऑफ वाटर। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, सिंपल थोड़ा सा दिमाग लगाना है और फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस रकम बदल जाती है, क्वेश्चन सेम रहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हेन 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर वाज डिसॉल्व्ड इन दिस, यानी कार्बन डाइसल्फाइड। तो यहां से मुझे क्या पता चला, मुझे W2 का पता चल गया। W2 यानी सॉल्यूट कितना है 2.56 ग्राम है, किसके अंदर डिसॉल्व किया, कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर, यानी मुझे W1 का वैल्यू पता चल गया 100 ग्राम है। नेक्स्ट वो कहता है कि द फ्रीजिंग पॉइंट इज लोवर्ड बाय, यानी मुझे डेल TF का पता चल गया, डेल TF की वैल्यू दे रखी है 0.383, ये वैल्यू मुझे पता चल चुकी है। उसने पूछा कि फॉर्मूला बताओ SX का, यानी जो ये फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा इसका। तो ये जो फॉर्मूला है ना, इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा।
जब तक आप मोलर मास नहीं निकालेंगे आपको नहीं पता चलेगा। तो हमें वैल्यू किसकी दी है, डेल टी एफ की, यानी फॉर्मूला भी किसका अप्लाई होगा, डेल टी एफ का ही होगा। और डेल टी एफ का फॉर्मूला मैंने बार बार आपको बता रखा है, देखो क्या था, यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ। डेल टी एफ का के एफ मल्टीप्लाई में W2 मल्टीप्लाई में 1000 डिवाइड में M2 मल्टीप्लाई में W1, ये फार्मूला होता है। तो के एफ की वैल्यू उसने मुझे क्या दे रखी है, देखो ये दे रखी है के एफ की वैल्यू, ये तो गिवन है 3.83। W2 की वैल्यू उसने मुझे क्या दे दी, देखो ये दे रखी है W2 की 1000 मल्टीप्लाई में है। M2 की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी क्योंकि तभी फार्मूला निकल सकता है, और इसकी वैल्यू भी उसने कहीं पे भी नहीं दी है। सेकंड, उसने मुझे W1 की वैल्यू दे दी कितनी, 100। तो ये सारी वैल्यूज मैंने क्या किया, देखो इस फार्मूले के अंदर मैंने पुट किया और M2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करी। देखो यहाँ पे इसकी ये वैल्यू पुट कर दी, इसकी पुट कर दी, सिर्फ किसकी वैल्यू नहीं पुट करी है, तो M2 की वैल्यू नहीं पुट करी है। अब यहाँ पे जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो M2 की वैल्यू निकल के आएगी 256 ग्राम पर मोल। जैसे ही आती है मोलर मास मुझे पता चल गया, और मोलर मास उसने अब फार्मूला पूछा है SX का फार्मूला, तो इसका मोलर मास क्या होगा, देखो जितने नंबर होते हैं ना, X नंबर है तो X हमने लिख दिया, इसकी मल्टीप्लाई करनी होती है किससे, सल्फर के मोलर मास से। तो सल्फर का मोलर मास कितना होता है, 32 होता है। तो ये टोटल किसके बराबर होगा, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 के बराबर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से आप X की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 256 डिवाइड में हो जाएगा 32। जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगी 8। तो इसका मतलब X की जगह पे क्या लिखा जाएगा, 8 लिखा जाएगा, देखो यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपने ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए 4% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। हमें क्या दिया गया है, 4% सॉल्यूशन दिया गया है सुक्रोज का। इसका मतलब है यहाँ पे कि जो सुक्रोज का गिवन मास है वो कितना है, 4 ग्राम। यानी यहाँ पे मुझे क्या पता चल गया, W2 की वैल्यू पता चल चुकी है सुक्रोज की, तो ये 4 ग्राम वैल्यू आ गई। नेक्स्ट वो कहता है कि इसका मोलर मास जो दिया गया है वो है 342 ग्राम। यानी मुझे यहाँ से पता चल गया कि M2 की वैल्यू यहाँ से पता चल चुकी है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये है M2 की वैल्यू, यानी सॉल्यूट की वैल्यू है। पैरों के नीचे अगर हम 2 लगाते हैं तो सॉल्यूट होता है। इन वाटर हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट उसने बता दिया कि इतना हो चुका है, यानी वाटर हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट। वाटर के अंदर जैसे ही हमने उसको डाला तो क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जो पहले, देखो मान के चलते हैं कि मेरे पास में क्या था, पहले वाटर था, उसका जो प्योर जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा ना, देखो यहाँ पे लिख रखी है वैल्यू होती है प्योर फ्रीजिंग पॉइंट की। लेकिन जैसे ही मैंने इसके अंदर कुछ सॉल्वेंट या सॉल्यूट पार्टिकल जैसे ही मैंने ऐड किया, अब जो मेरे पास में सॉल्यूशन बना है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट अब आ रहा है वो कितना आया, वो आ रहा है 271.15। देखो ये वैल्यू ये कह रहा है, तो ये सॉल्यूशन का आया है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल TF निकालना पड़ेगा, तो मुझे प्योर वाले में से, जो प्योर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, देखो ये वाला जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, उसे हम कहेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें से आप क्या करेंगे, इस वाली वैल्यूज में से इसको घटाएंगे, तब जाके किसकी वैल्यू आएगी, डेल TF की वैल्यू आएगी। देखो इसकी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट वो क्या कहता है, कैलकुलेट करना है आपने फ्रीजिंग पॉइंट किसका, 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन का कैलकुलेट करना है, जिसका मोलर मास हमें यहाँ पे ये दिया गया है। यानी ये जो वैल्यू दी गई है मुझे M2 की वैल्यू दी गई है दूसरे सॉल्यूशन की। देखो यहाँ तक तो पहले सॉल्यूशन की बात चल रही थी जो कि सुक्रोज थी, यहाँ से अगले वाले पॉइंट में ग्लूकोज सॉल्यूशन की बात चलने लगी है यहाँ पे। तो 5% यानी 5 ग्राम क्या है, ग्लूकोज। तो देखो ये W2 की वैल्यू लिख रखी है यहाँ पे, और ये मोलर मास यानी M2 की वैल्यू हमने यहाँ पे बता दी है। और यहाँ पे क्या होगा, 5 ग्राम अगर ग्लूकोज है तो पानी कितना होगा, 100 में से जब आप 5 को घटाएंगे तो 95 ग्राम क्या होगा, इसमें पानी होगा। तो देखो मास ऑफ वाटर यानी गिवन वेट ऑफ वाटर यहाँ पे लिख दिया 95 ग्राम। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये 2 पोर्शन के अंदर चलेगा, पहले तो सुक्रोज के पोर्शन में, दूसरा चलेगा फिर ग्लूकोज के पोर्शन में। तो पहले हम सुक्रोज के केस में बात कर लेते हैं कि हमने निकालना क्या है, किसकी वैल्यू इसने हमें दे रखी है। तो वैल्यूज़ में क्या दिया गया है, इसने मुझे एक ये दे दिया कि फ्रीजिंग पॉइंट उसने दे दिया, तो यहाँ से मैं डेल TF की वैल्यू निकाल लूँगा सबसे पहले। तो फार्मूला मुझे पता ही है कि डेल TF का फार्मूला होता है KF इंटू में M, और इसको जब हम इलेबरेट करते हैं तो हमारा फार्मूला बनता है KF मल्टीप्लाई में W2 मल्टीप्लाई में 1000 और डिवाइड में M2 मल्टीप्लाई में W1। ये हमारा कंप्लीट फार्मूला बनता है जब हम इस इक्वेशन को खोलते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे डेल TF की वैल्यू निकाली, तो प्योर वाले में से इसने क्या किया, ये जो गिवन वैल्यू थी इसको घटा दिया। जब आप घटाएंगे तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी डेल TF की। देखो ये वाली वैल्यू आई है डेल TF की। अब यहाँ पे KF की वैल्यू मुझे यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रखी है, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ दिया, कहीं पे भी मुझे KF की वैल्यू नहीं दिखाई दी। इसका मतलब KF वो हमसे क्या करेगा, कैलकुलेट करवाएगा। तो KF लिख लिया, मल्टीप्लाई में
W2 की वैल्यू कितनी बताई हमने, तो W2 की वैल्यू देखो क्या होती है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। तो गिवन मास सॉल्यूट कितना था, 4% था, यानी देखो 4 ग्राम हो गया। तो यहाँ पे देखो W2 की जगह पे लिख दिया 4 ग्राम, मल्टीप्लाई में 1000 होगा तो 1000 लिख दिया, डिवाइड में M2 क्या था, तो M2 था 342, तो 342 लिख दिया, मल्टीप्लाई में W1 क्या था, तो W1 क्या होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या बताया इसने, देखो यहाँ पे देखो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा कि इसने मुझे 4% सॉल्यूशन कहा था, इसका मतलब 4 ग्राम तो क्या था, 4 ग्राम था सुक्रोज, 4 ग्राम था सुक्रोज, सुक्रोज। तो 4 ग्राम सुक्रोज को मैं 100 ग्राम पानी के अंदर डालूंगा तभी जाके हमारा सॉल्यूशन बनेगा। तो 4 ग्राम अगर सुक्रोज है तो 100 में से अगर आप 4 घटाएंगे तो 96 ग्राम क्या रह जाएगा, पानी रह जाएगा, क्योंकि 100 ml क्या बनेगा, कोई भी सॉल्यूशन बनेगा। तो उसके अंदर अगर ये 4 ग्राम सुक्रोज कह रहा है तो बाकी का क्या है, पानी है। तो देखो 96 ग्राम क्या आ गया है यहाँ पे, पानी। देखो W1 की वैल्यू आ चुकी है। तो सभी वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट करी, यहाँ से KF की वैल्यू निकाल ली, ये हमारी KF की वैल्यू आ गई। तो पहला पोर्शन खत्म हो चुका है, यहाँ से उसने सिर्फ KF की वैल्यू पूछी थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन की। तो नेक्स्ट पोर्शन में उसने हमसे क्या कहा है कि आपने फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन का। तो 5% ग्लूकोज का मतलब है कि यहाँ पे 5 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है, और ग्लूकोज हमारा सॉल्यूट है, तो W2 की वैल्यू आ गई। और अगर सॉल्वेंट की बातें करेंगे तो सॉल्वेंट कैसा होगा कि 100 में से 5 घटा दो, क्योंकि 100 तो पूरा सॉल्यूशन है, 5 सॉल्यूट है, तो 95 ग्राम क्या हो जाएगा, W1 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से मुझे 2 वैल्यू पता चल गई, देखो W2 की और W1 की। नेक्स्ट यहाँ से मुझे मोलर मास ऑफ ग्लूकोज दे दिया, तो M2 की वैल्यू भी पता चल चुकी है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो डेल टी एफ का, क्योंकि वो फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। तो डेल टी एफ का आपने फॉर्मूला लगाया, के एफ मल्टीप्लाई में एम, यहाँ पे इक्वेशन को आपने खोल दिया तो वही फॉर्मूला बन गया। देखो दोबारा से आपका के एफ मल्टीप्लाई में W2 मल्टीप्लाई में 1000 और डिवाइड में M2 मल्टीप्लाई में W1। यहाँ पे सभी की वैल्यू पुट कर दोगे। देखो के एफ की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, ये निकाल दी, तो यहाँ पे पुट कर दिया। W2 की वैल्यू कितनी है, तो W2 की वैल्यू हमने 5 ग्राम बताई, तो यहाँ पे पुट कर दिया, 1000 एज इट इज़ है। M2 की वैल्यू इसने गिवन दे रखी है, देखो ये दे रखी है 180, यहाँ पे पुट कर दी। और W1 की वैल्यू कितनी है, 95 ग्राम है, तो यहाँ पे पुट कर दी। जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया ये वैल्यू आ गई। तो ये आई है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। लेकिन उसने क्या पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। तो डिप्रेशन यानी कितना कम हुआ, तो ये कम किस में से होगा, जो हमारा प्योर वाला होता है उसमें से कम होगा। तो प्योर वाला कितना था, ये रहा हमारा प्योर वाला 273.15, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे। जब हम घटाएंगे तो अब ये आया है फ्रीजिंग पॉइंट उस सॉल्यूशन का, कि इतने पे वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। पहले प्योर कितने पे हो रहा था, इतने पे, लेकिन हमने उसमें कुछ ऐड किया तो डिप्रेस यानी इतना कम हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। और यही तो होती है हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन क्या करना था, सॉल्व करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड X एंड प्योर लिक्विड Y एट 25 डिग्री सेल्सियस आर 120 mm ऑफ Hg एंड 160 mm ऑफ Hg। कहता है कि मेरे पास में दो प्योर लिक्विड हैं, एक तो X है और दूसरा है Y। एक का जो वेपर प्रेशर है, पहले वाले का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, वो है 120, यानी X का है 120 और जो Y है उसका है 160। ये वेपर प्रेशर दे रखा है। कहता है कि इनके जो इफ इक्वल मोल्स ऑफ X एंड Y आर मिक्स, और इनके सेम नंबर ऑफ मोल्स क्या कर रखे हैं, मिक्स कर रखे हैं, बराबर है मोल्स, फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, और वो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। कैलकुलेट करना है तुमने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो मिक्स किया है ना तुमने, मिक्स करने के बाद में ये जो सॉल्यूशन बना है इसका तुमने क्या निकालना है, वेपर प्रेशर निकालना है। ये बात वो कहता है। तो सिंपल सा तुमने यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल प्रेशर निकालना है। और टोटल प्रेशर निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रोल्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करोगे। तो रोल्स लॉ में क्या होता है, टोटल प्रेशर निकालने के लिए देखो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लिख रखा है कि रोल्स लॉ निकालने के लिए टोटल प्रेशर क्या होगा कि प्रेशर ऑफ X और प्रेशर ऑफ Y को आप जोड़ देंगे। और प्रेशर ऑफ X यहाँ पे रोल्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर कितना होता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, कि जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना प्रेशर होगा। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा देते हैं तो यहाँ पे लग जाता है P नॉट Xi, यानी ये होता है प्योर वेपर प्रेशर, ये होता है पार्शियल वेपर प्रेशर, और X होता है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, यानी जो भी हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो Px की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं P नॉट X की और फिर X की X, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ X। और Y में क्या लिखेंगे, P ऑफ Y में P नॉट Y और X की Y। देखो यहाँ पे इस तरीके से इसकी फॉर्म में हमने लिख दिया दोनों को। तो P नॉट क्या है, देखो P नॉट X ये है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ X, जो कि 120 वैल्यू उसने हमें दे रखी है। और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन आए हैं। तो मोल फ्रैक्शन किस तरीके से आए हैं, यहाँ पे देखो कहता है, क्योंकि इसने कहा था कि इक्वल मोल्स हैं X और Y के, तो नंबर ऑफ मोल्स X और Y के इसने क्या मान लिए, इसने मान लिया X मान लिया। तो अब वो क्या करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ X निकालता है।
एक्स का जब वो मोल फ्रैक्शन निकालता है तो किस तरीके से निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके हो जाएंगे, एन एक्स प्लस में एन वाई, दोनों के हो जाएंगे। अब दोनों के मोल्स क्या मान लिए हैं, दोनों के मोल्स मान लिए हैं हमने एक्स, तो एक्स डिवाइड में एक्स प्लस एक्स ये हो जाएगा। तो ये बन जाएगा एक्स डिवाइड में 2x, यानी x से x कट गया, बचा कितना 1/2। तो नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल फ्रैक्शन कितने आ गए x के, ये आ गया 1/2। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, दोनों के बराबर होंगे, क्योंकि इसने कहा है नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है। तो दोनों की वैल्यू आ गई 1/2 1/2, ये आ गया। तो यहाँ पे क्या किया, देखो प्योर प्रेशर ऐड कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी मोल फ्रैक्शन से, ये कर दी यहाँ पे। जैसे इसको सॉल्व किया ये आंसर आ गया हमारा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 32 का फर्स्ट पार्ट है, कहता है वाई इज द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर फॉर इथेनोइक एसिड इन बेंजीन क्लोज टू 0.5। देखो इथेनोइक एसिड का हमारा फार्मूला होता है CH3COOH। कहता है कि जब मैं इथेनोइक एसिड को बेंजीन के अंदर यानी C6H6 यानी नॉन एक्वियस मीडियम के अंदर डालता हूं, तो ये क्या करता है, इसकी जो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आती है वो 0.5 के क्लोज क्यों आती है, बेंजीन क्लोज टू 0.5। तो ऐसा क्यों होता है, देखो ऐसा क्यों होता है, तो इसका एक रीज़न है। जैसे ही हम नॉन एक्वियस मीडियम के अंदर इसको डालते हैं तो ये डाइमर बना लेता है, यानी CH3COOH का ये क्या करता है, डाइमर, यानी दो मॉलिक्यूल को कंबाइन कर देता है ये। तो यहाँ पे हमने क्या डाला था, एसिटिक एसिड डाले थे, तो कितने मॉलिक्यूल डाले होंगे, हमने 2 मॉलिक्यूल डाले होंगे CH3COOH। तो पहले तो हमने 2 मॉलिक्यूल डाले, इसने बना कितना दिया, 1 बना दिया। तो अब मैं वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालूंगा यहाँ पे, तो कितनी आएगी, देखो ये होती है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, यानी आफ्टर कितने हुए हैं, आफ्टर कितने हुए हैं 1 मिला है, और बिफोर कितने थे, तो बिफोर पहले ये 2 थे, बाद में 1 बन गया, पहले ये 2 थे। तो इस तरीके से निकाले जाते हैं, यानी बाद में नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड में जो पहले थे बिफोर थे। तो जैसे ही इसको सॉल्व करोगे वैल्यू कितनी आएगी, 0.5 आ जाएगी। तो ये इसकी वैल्यू कम क्यों आई है, क्योंकि इन्होंने क्या कर लिया, एसोसिएशन कर लिया, ये दोनों क्या हो गए, जुड़ गए आपस में, तो इसीलिए वैल्यू क्या आती है, 0.5 के क्लोज आती है। तो अब देखो क्या कहेंगे आप इसके आंसर में, कि इन बेंजीन, बेंजीन के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनोइक एसिड एसोसिएट टू फॉर्म डाइमर, 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं, डाइमर बना लेते हैं। देखो यहाँ पे बना के भी दिखा रखा है। तो फार्मूला क्या होता है वेंट ऑफ फैक्टर का, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन, की सॉल्यूशन के अंदर कितने हैं, और थ्योरेटिकल नंबर के कितने सॉल्यूट पार्टिकल लिए थे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में तो एक ही बना था, देखो डाइमर में एक ही बन रहा है, लेकिन पहले कितने लिए थे, 2 लिए थे। तो ये वैल्यू इस तरीके से आती है इसकी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, कि डिटरमाइन करना है आपने ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन का प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, कब बनाया गया उसे, जब आपने इतना अमाउंट क्या किया है, डिसॉल्व किया है पोटासियम सल्फेट का 2 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। इसका मतलब मुझे पता चल गया ये क्या है, ये तो सॉल्यूट है, और ये क्या है, ये वॉल्यूम आ गया है ना, ये गिवन मास आ गया है यहाँ पे, यानी ये W की वैल्यू है, देखो यहाँ पे W की वैल्यू लिख दी है गिवन मास, और ये 2 लीटर क्या है, वॉल्यूम है, तो यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू लिख दी है। और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया गया है, तो ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, इसको केल्विन में बना लिया, 273 केल्विन ऐड करके, ये हो गया। अब यहाँ पे आपने निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का हमारा फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू ICRT। देखो यहाँ पे आई क्यों इंट्रोड्यूस किया है हमने, जब भी एसोसिएशन और डिसोसिएशन की बात होती है तो वहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू इंट्रोड्यूस करी जाती है। देखो यहाँ पे डिसोसिएटेड की बात हुई थी, तो यहाँ पे हमने लगा दिया। अब कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, तो कंसंट्रेशन निकालने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, और नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं गिवन मास डिवाइड में मोलर मास, और मल्टीप्लाई में आ गया वॉल्यूम। देखो ये जो मल्टीप्लाई में है तो ये तो M/M हो गया, मल्टीप्लाई में V हो गया, तो ये हमारा कंसंट्रेशन का फॉर्मूला बनता है। देखो M/M मल्टीप्लाई में V और मल्टीप्लाई में RT एज इट इज़ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी गई हैं हमें वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम I की वैल्यू निकालते हैं। देखो I क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर होता है। तो वेंट ऑफ फैक्टर में जब हम K2SO4 को पानी के अंदर डालेंगे, जैसे ही आप इसको पानी के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको 2 तो K पॉजिटिव आयन देखने को मिलेंगे और एक आपको सल्फेट 2 नेगेटिव आयन देखने को मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिले हैं हमको, 2 इसके मिल गए, 1 इसका मिल गया, तो नंबर ऑफ आयंस हो गए हमारे पास में 3, यानी वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो देखो यहाँ पे 3 वैल्यू पुट कर दी। गिवन मास कितना है, तो गिवन मास देखो ये रहा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, और डिवाइड में, देखो डिवाइड में हम बाद में लिखेंगे, पहले RT मल्टीप्लाई में है तो ये लिख लेते हैं, R की वैल्यू लिख दी, टेम्परेचर दे दिया तो 298 केल्विन, देखो ये लिख दिया, और डिवाइड में आ गया M मल्टीप्लाई में V। तो M क्या है, मोलर मास है, तो यहाँ पे मोलर मास का K2SO4 का निकाल रखा है। देखो देखो दो पोटासियम है तो 2 लिख दिया, और एक पोटासियम का मास होता है 39,
प्लस में, सल्फर का होता है 32 प्लस में, ऑक्सीजन 4 हैं तो 4 मल्टीप्लाई में 1 का होता है 16, ये कर दिया। तो इसका मोलर मास आ गया 174, तो यहाँ पे पुट कर दिया। और वॉल्यूम इसने बता ही दिया था कि 2 लीटर। तो सारा का सारा फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। एक सॉल्यूशन बनाया गया है कब? जब हमने डिसॉल्व किया 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को 200 ग्राम वाटर के अंदर। इसका मतलब 10 ग्राम क्या दिया गया है, यहाँ पे W2 की वैल्यू दे दी, और ये 200 ग्राम क्या दिया गया है, यहाँ पे W1 की वैल्यू दे दी उसने हमें। इट हैज़ ए वेपर प्रेशर, और उसका वेपर प्रेशर हमें क्या बताया गया है 31.84, ये हमें वेपर प्रेशर दे दिया गया है उसका। तो कैलकुलेट करना है अपने मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखो यहाँ पे इसने हमें क्या दिया, इसने हमें दिया वेपर प्रेशर। क्या दिया गया है यहाँ पे, वेपर प्रेशर उसने हमें दे दिया। और वेपर प्रेशर अगर मुझे दे दिया गया है तो यहाँ से आपने अंदाजा लगाना है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा वो होगा रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर से। ठीक है, देखो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट निकालना सिखाया गया है। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर की वैल्यू दी है, इसका मतलब मोलर मास यहाँ पे निकाला जाएगा रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर से। और उसमें हमने फॉर्मूला आपको बता रखा है कि ये फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होता है, जहाँ पे P1 नॉट क्या होता है, प्योर प्रेशर होता है, P1 पार्शियल प्रेशर और P1 नॉट फिर से प्योर प्रेशर, और Xi2 क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होते हैं। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाले जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। देखो Xi2 का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में जो N2 होता है उसे नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि सॉल्यूट की अमाउंट बहुत ही कम होती है। डाइल्यूट का मतलब है पानी की अमाउंट ज़्यादा होना। तो यहाँ पे देखो N2 को क्या कर देंगे, हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये हमारे Xi2 की वैल्यू बनती है N2/N1 इसकी जगह पे। ठीक है, और N2 क्या होता है, N नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला होता है गिवन मास डिवाइड में मोलर मास, ये फार्मूला होता है। तो देखो Xi2 यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, इन N2 की जगह पे क्या लिखा, गिवन मास डिवाइड में मोलर मास। N2 है मतलब 2 लगा दिया क्योंकि सॉल्यूट के बारे में बात चल रही है, और N1 की जगह पे W1/M1 कर दिया क्योंकि सॉल्वेंट की बातें चल रही है। जब हम इसको पलटेंगे तो ये वाली वैल्यूज ऊपर आ जाती हैं और ये वाली वैल्यूज नीचे आ जाती हैं। तो देखो क्या हुआ, W2/M2 तो एज इट इज है, लेकिन ये वाली वैल्यू पलटी जाएंगी तो M1 ऊपर चला जाएगा और W1 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब उसने हमें वैल्यूज क्या क्या दी हैं वो हम देखेंगे। तो देखो ये हमने पढ़ लिया। वो हमसे पूछ रहा है कि मोलर मास आपने निकालना है और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर का दे रखा है उसने 32 mmHg, यानी P नॉट की वैल्यू उसने मुझे दे दी। देखो 32 ये वैल्यू दे दी, और ये जो 31.84 थी ये प्योर पे नहीं है, प्योर पे नहीं है तो ये P1 की वैल्यू दी गई है। देखो यहाँ पे P1 की वैल्यू पुट कर दी, डिवाइड में P1 नॉट है तो फिर से यहाँ पे P1 नॉट की वैल्यू पुट कर दी। फर्दर क्या है, W2 मल्टीप्लाई में M1, तो W2 की वैल्यू देखो ये दे रखी है 10 ग्राम, 10 ग्राम पुट कर दिया, मल्टीप्लाई में M1 क्या है, तो M1 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया गया है, सॉल्वेंट यहाँ पे पानी इस्तेमाल किया गया है, और पानी का जो मोलर मास होगा वो कितना होता है, 18 होता है। तो यहाँ पे हमने 18 पुट कर दिया, डिवाइड में M2 क्या होगा, M2 होगा मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और ये तो उसने निकाला है, ये तो उसने पूछना है कि कितना होगा, ये तो पूछ रखा है उसने, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा मल्टीप्लाई में गिवन W1 का मतलब होता है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का गिवन मास कितना है, देखो ये रहा 200, तो यहाँ पे 200 पुट कर दिया। अब सभी की वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं, सिर्फ निकालना क्या है, तो M2 की वैल्यू निकालनी है। तो इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, और यही क्वेश्चन के अंदर पूछा था। तो ज़्यादा आपने कंफ्यूज होना ही नहीं है, सिर्फ आपने पहले तो फॉर्मूले के ऊपर ध्यान दो, फॉर्मूले के बाद में फिर आप ये देखो कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं, है ना, उस तरीके से क्वेश्चन निकल जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 34 का फर्स्ट पार्ट है कि वाई इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन इज मोर देन दैट ऑफ 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है, तो आप समझ सकते हो कि किस टाइप से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, यानी जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेंट ऑफ फैक्टर के। जितनी ज़्यादा वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होगी, यानी जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस की वैल्यू होगी, उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो NaCl को जब पानी के अंदर डाला जाता है ना, तो हमें 2 आयन मिलते हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे जो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकल के आती है वो 2 आती है। लेकिन जब हम ग्लूकोज को पानी के अंदर डालते हैं ना, तो हमें ग्लूकोज ही मिलता है, और यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आती है 1। तो यही रीज़न है कि NaCl सॉल्यूशन में वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा होने के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो देखो क्या कहता है ये
कि जो NaCl होता है ना वो आयनिक होता है एंड कंप्लीटली डिसोसिएट, कंप्लीटली टूट जाता है टू गिव 2 आयंस पर मॉलिक्यूल, और वो हमें 2 आयन दे देता है एक मॉलिक्यूल से, विच इज नॉट पॉसिबल इन ग्लूकोज, जो कि ग्लूकोज में नहीं होता है। सो वेंट ऑफ फैक्टर इज 2 फॉर NaCl, और इसके लिए 2 हो जाता है वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू, और 1 हो जाती है ग्लूकोज के लिए। इसीलिए इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट विल मोर इन NaCl देन ग्लूकोज, इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा बढ़ता है वो NaCl के केस में बढ़ता है, ना कि ग्लूकोज के केस में। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट X, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट X है जिसका मोलर मास यहाँ पे दिया गया है, इसका मतलब ये है M2 की वैल्यू। देखो सॉल्यूट का मतलब होता है पैरों में आपने 2 लगाना है, और सॉल्वेंट का मतलब होता है 1 लगाना है, और सॉल्वेंट वो होता है जिसके अंदर कोई चीज़ घोली जाती है। तो आसानी से आपने समझ लेना है कब 2 लगाना है, कब 1 लगाना है। तो वहन डिजोल्व इन 78 ग्राम ऑफ बेंजीन, देखो इसके अंदर उसने डिजोल्व करी, इसका मतलब ये क्या है, ये है W1, क्योंकि गिवन मास है, ये मोलर मास नहीं है ना। 70, ये W1 की वैल्यू हो गई। रिड्यूसेस इट्स वेपर प्रेशर, और उसका जो प्योर वेपर प्रेशर था ना उसको कम कर दिया, यानी प्योर वेपर प्रेशर अगर P1 नॉट था ना बेंजीन का, तो जैसे ही हमने उसमें X सॉल्यूट डाला है तो अब उसका वेपर प्रेशर कितना हो चुका है, 90% ऑफ P1 नॉट हो चुका है। इसका मतलब है कि P1 नॉट की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है, 0.9 P1 नॉट हो चुकी है, ये वैल्यू हो चुकी है, क्योंकि अब वो कम हो चुका है। अब वो कहता है कैलकुलेट करो मास ऑफ X डिजोल्व्ड इन सॉल्यूशन, यानी मास निकालना है। तो यहाँ पे अगर वेपर प्रेशर की बात चल रही है तो मुझे फॉर्मूला फिर से वही अप्लाई करना पड़ेगा, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर वाला। तो देखो ये फॉर्मूला होता है अभी बताया हमने किस तरीके से लिखा गया था ये। तो N2/N1 कर दिया, देखो गिवन मास बाय मोलर मास, और यहाँ पे क्या हुआ, नीचे वाली इक्वेशन को बदल दिया था, देखो जैसे हमने यहाँ पे किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो हमने बताया कि किस तरीके से वैल्यूज क्या होती हैं, पलट जाती हैं। तो जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो M1 ऊपर चला जाता है और W1 नीचे आ जाता है, देखो इस तरीके से। तो इस वाले के अंदर भी ऐसा ही हुआ है, हमने इनको पलट दिया है, देखो W2/M2 और मल्टीप्लाई में M1/W1 हो गया है। तो प्योर फॉर्म का प्रेशर तो P1 नॉट ही है, हमने यहाँ पे मान लिया, देखो यहाँ पे वैल्यूज हमने मान ली हैं। इधर से देखो कि वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन हमने मान लिया P1 नॉट, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो चुका होगा, क्योंकि वो कम हो चुका है 90% ऑफ P1 नॉट से, तो वैल्यू इतनी हो चुकी है। तो P1 नॉट तो एज इट इज है, और P1 की जगह पे आ गया 0.9 P1 नॉट, नीचे P1 नॉट एज इट इज है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्यूट का यानी W2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो W2 की वैल्यू यहाँ पे हमें दे ही नहीं रखी है, कहीं पे भी नहीं है ना। तो यहाँ पे W2 एज इट इज रहेगा, डिवाइड में M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि ये दे रखा है 50, तो 50 पुट कर दिया। मल्टीप्लाई में M1 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्योंकि बेंजीन है, बेंजीन के अंदर हम घोल रहे थे, तो बेंजीन का हम मोलर मास निकाल लेंगे। देखो फॉर्मूला होता है C6H6, यहाँ पे देखो 6 कार्बन है, एक का मास होता है 12, तो 12 मल्टीप्लाई में 6 जमा में हाइड्रोजन का 6, हाइड्रोजन 6 है, एक का मास 1 होता है, आप जोड़ेंगे तो 78 आ जाएगा। तो 78 आ गया मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ पे पुट कर दिया। डिवाइड में W1 क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि क्या दिया गया है यहाँ पे, देखो गिवन मास कितना है, देखो गिवन मास कितना है सॉल्वेंट का, 78 ग्राम, देखो ये दे रखा है 78 ग्राम, तो यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ से इससे ये घटाएंगे तो बचेगा 0.1 P1 नॉट, डिवाइड में P1 नॉट इज इक्वल टू W2, इसको देखो इससे ये कट गया, डिवाइड में 50 बचा है। P1 नॉट से ये वाला P1 नॉट कट जाएगा, बचेगा कितना 0.1, और W2 बाई में 50 वहाँ पे मल्टीप्लाई जाएगा, 5 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट 34th क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। तो देखो यहाँ पे हमने सारे के सारे जो हमारे पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं जो हमारे CBSE बोर्ड के थे, और ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्यूशन यूनिट के थे, तो इनको आप बार बार पढ़ लेंगे। यहाँ पे हमारा लेक्चर फिनिश हो जाता है। अब आगे जो हमारा लेक्चर आएगा वो सॉल्यूशन यूनिट के ऊपर ही आएगा, जिसमें हम पार्ट 3 पढ़ेंगे, और पार्ट 3 के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारे 2025 के अंदर सॉल्यूशन के जो क्वेश्चन आए थे सेशन 2025 के अंदर CBSE के अंदर, वो हम देखेंगे। तो आशा है आपको सारा लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको ये PDF पूरी चाहिए है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे PDF। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं तो हम ये PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से आपको इनके क्वेश्चन और आंसर दोनों की ही PDF मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।